Thank you, Aditya. Thank you, Aditya. A very warm welcome to everybody. I shall be presenting some brief overview on FPOs, how FPOs are faring in terms of their financial aids, sources of financial aid, various steps in the formation of FPOs, as well as a very brief idea of. Nirma, sorry to interrupt. Hindi Yes, में presentation करना था. Sorry. I apologize for that. तो एक बेसिक ओवरव्यू दी जाएगी कि एफपीओ क्या है, क्यों बनना चाहिए, उत्तराखंड में एफपीओ की आवश्यकता क्यों है, किस टाइप के प्रोड्यूस उत्तराखंड के एफपीओस में प्रमोट करे जा रहे हैं, फिर एक जेनरिक ओवरव्यू कि एफपीओ का गठन किस प्रकार से किया जाता है, एफपीओ को वित्तीय सहायता के कौन-कौन से सोर्सेज हैं और कैसे मिल सकता है. Over to Anupam if she would like to add while I share my screen. नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुपम है और मेरे बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अदिति जी ने करवा दिया है. मैं क्लस्टर डेवलपमेंट पे काम करती हूँ और उसके बीच में भी मैंने 1-2 साल एफपीओ कैसे बनाना है और मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी है. मैंने 2-3 एफपीओस को शुरुआती तौर पे सपोर्ट भी किया था. थोड़ा बहुत मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में. आज जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें निर्मा जी आपको जर्नी में से वर्चुअली लेके जाएंगी कि एक सक्सेसफुल एफपीओ बनाने की शुरुआत कहाँ से की जाती है. बीच में मैं कुछ इनको क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी और इसके अलावा मैं आपके भी क्वेश्चंस जो लेके हैं वो निर्मा जी से पूछूंगी ताकि हम लोग और भी क्लैरिटी ला सके कि ये एफपीओस कैसे बनाए जा सकते हैं और इसके लिए हमें कौन-कौन से रिसोर्सेज या कौन-कौन सी सहायता हमें कहाँ से मिल सकती है, इसके बारे में भी हमें आज निर्मा जी से पता चलेगा. मैं ये बताना चाहूंगी कि ये बेसिकली एक बार हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं ये एक एक्सपोजर टाइप का वेबिनार है जिसमें हम एक बार शुरुआती तौर पे ये जानेंगे कि एफपीओ या एफपीसी होता क्या है और हमें सबसे पहले कौन-कौन सी चीजें एक बार इकट्ठी करके रखनी है कि ताकि हम लोग इस जर्नी पे निकल सकें. तो मेरी तरफ से अभी तो इतना ही, बाकी मैं बीच में निर्मा जी के साथ बात करते हुए हम लोग क्लैरिटी लेके आएंगे. ओवर टू निर्मा जी, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकती हैं. इसके साथ हम दोनों चलते चलेंगे. Let me know मेरा presentation is visible on the screen. जी विजिबल है. इसे स्लाइड शो में कर देंगे आप. बस मेरे को इतना जानना था, स्लाइड शो में करने के बाद क्या मैं अगर मेरे कुछ बैकग्राउंड नोट्स हैं किसी वर्ड फाइल में, will I be able to see them? No, because वो मुश्किल रहेगा. तो आप ऐसा कीजिए कि इसका रिबन जो आपके पास इसका रिबन को डिसअपीयर करवा दीजिए, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ओके जी. Just a moment. I'll hide ribbon. Is it okay? Better now? मैं इसका स्क्रीन साइज भी बड़ा कर देती हूँ so that it's almost like a full screen जितना ही व्यू आए. Is it better? जी बिल्कुल बेटर. ठीक है. तो आज का हमारा प्रेजेंटेशन साथ में चर्चा इस बारे में है कि कृषि उत्पादक कंपनियों को हम कैसे गठन उनका कर सके और उनको कैसे बढ़ावा दे सके. तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है, क्या क्या बात करेंगे. हम बात करेंगे एफपीसी की विशेषताओं की. उत्तराखंड में जो एफपीसी हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे. एफपीसी के गठन के जो चरण होते हैं स्टेप बाय स्टेप उनको समझेंगे. एफपीसी के लिए जो सहायक संगठन है जो उसको हैंड होल्डिंग करते हैं उनके बारे में, और एफपीसी के लिए वित्तीय स्रोत के क्या क्या वित्तीय सहायता के क्या क्या स्रोत है इस बारे में. तो बात करते हैं फीचर्स ऑफ एन एफपीसी या फिर एफपीसी के कुछ मुख्य बिंदु विशेषताओं की. एफपीसी का गठन अगर हम, क्योंकि वो फार्मर प्रोड्यूसर है कंपनी है, तो उन
समूह द्वारा किया जाता है जो कृषि संबंधी गतिविधियां करते हैं। एफपीसी एक पंजीकृत संस्था है और ये एक कानूनी इकाई है। तो अगर फार्मर्स मोबिलाइज करके एक अपने आप में एक एसएचजी फॉर्म कर ले या संगठन फॉर्म कर ले लेकिन रजिस्टर ना करें उसको, तो वो एफपीसी नहीं माना जाएगा। एफपीसी की एक और ये विशेषता है कि ये इसमें जितने भी किसान इस एफपीसी का पार्ट है, इसका मेंबर है, वो मेंबर होने के साथ साथ शेयर धारक भी है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं एफपीसी के गठन के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसकी बिजनेस एक्टिविटी आगे बढ़ाने के लिए। एफपीसी को अपने को रजिस्टर करते टाइम एक प्राथमिक उत्पादन चुनना पड़ता है और भले ही वो आगे जाकर के बाकी के उत्पादन या फिर कृषि संबंधी गतिविधियां इसमें जोड़ सकता है, लेकिन प्राथमिक उत्पादन से उसको हमेशा डील करना होता है क्योंकि वही उसका बेसिक या प्राइमरी प्रोड्यूस रहता है। साथ में एफपीसी के सदस्यों को एफपीसी में होने वाले किसी लाभ के भी हकदारी होते हैं और उसका एक लाभ का एक पोर्शन उनके साथ भी बांटा जाता है, साझा किया जाता है। भले ही ये जो लास्ट बिंदु है कि प्रॉफिट मेकिंग में उनका भी हक होता है और उनका भी वो लाभ साझा करना चाहिए, थोड़ा सा डिस्कशन का विषय है क्योंकि एफपीसी बहुत चुनिंदा है, बहुत कम है जो प्रॉफिट मेकिंग है। एफपीसी एक नया कॉन्सेप्ट भी है, उसमें काफी एफपीसी जो है वो फॉर्मेशन स्टेज में है, कुछ फॉर्मेशन से जो आगे बढ़े वो डिफंक्ट हो गए और काम नहीं कर पाए सुचारू रूप से तो बंद है। बहुत कम है जो आगे बढ़ पाए हैं। आप बहुत प्रदेश में अगर आप हर प्रदेश में देखें तो 5 से 10 मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 से 10 एफपीसी आपको दिखेंगे जो अच्छे सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। उसमें से लाभ कितने पा रहे हैं वो तो और कम है। तो वो लाभ प्रत्येक किसान को मिल रहा है कि नहीं, ये अभी सारे एफपीसी इंश्योर नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ ये एफपीसी के फीचर का एक पार्ट है और एफपीसी को इंश्योर करना चाहिए कि उसका लाभ जो है किसानों तक पहुंचे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में जो है उत्तराखंड स्पेसिफिक। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लिस्ट दी गई हुई है और इस लिस्ट में हमको ये दिखाई देता है कि नाबार्ड ने 2020 और 2021 में कुछ क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करे थे ब्लॉक वाइज कि इन ब्लॉक में एफपीसी को प्रमोट करा जाएगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट से 2 ब्लॉक चुने गए और साथ में ये भी चुना गया कि इन ब्लॉक में जो एफपीसी प्रमोट करे जाएंगे उनका प्राइमरी उनका मुख्य उत्पादन क्या होगा। तो अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो देखा जाएगा कि फ्रूट्स इन जनरल, फल, सब्जी में आलू, मिलेट्स भी इन जनरल है, किसी ने स्पेसिफिक कोई मिलेट नहीं लिखा हुआ है, काफी जगह मंडवा लिखा हुआ है, लेकिन मंडवा, झिंगोरा और भी मिलेट्स उत्तराखंड के आइडेंटिफाई हुए हैं। और तीसरा चौथा है राजमा, बाकी भी हैं लेकिन कॉमन, और राइस। तो ये 5 हैं, मिलेट्स, मोटा अनाज, चावल, धान, फल, सब्जी में आलू और राजमा। ये काफी कॉमन हैं जो इन ब्लॉक्स में चुने गए हैं, जो चयनित ब्लॉक हैं उनमें ये क्रॉप्स काफी कॉमन वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और ये जानना की कोशिश करते हैं कि हमें उत्तराखंड में एफपीसी की फॉर्मेशन की जरूरत क्यों है। सबसे प्राइमरी रीजन तो यह है कि बाकी प्रदेशों में भी छोटे किसान हैं और छोटी भूमि है, लेकिन उत्तराखंड में यहाँ पर भूमि की बनावट ऐसी है कि पहाड़ी इलाकों में खंडित बहुत ज्यादा है, किसी की एक जमीन एक कोने में होगी, दूसरी जमीन थोड़े दूर पे होगी, और एग्री इक्विपमेंट का यूज भी लिमिटेड होता है क्योंकि ढाल वाली जमीन है। तो खंडित जमीन है, छोटी जमीन है, एग्री इक्विपमेंट्स का और एग्री इनपुट्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिस वजह से लागत मूल्य कम है, लागत तो उसका उत्पादन भी कम होता है। मार्केट लिंकेज की अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं है, जो किसान है अपना प्रोड्यूस सबसे पहले किसी बिचौलिए को या पास की मार्केट में ही दे देता है, क्योंकि
बड़ी मार्केट में जनरली ये देखा जाता है कि वॉल्यूम मांगते हैं। अगर आप किसी बड़े ट्रेडर को अपना सामान किसी होलसेल ट्रेडर को देंगे तो वो कहता है कि मेरे को इतनी वॉल्यूम चाहिए, और छोटा किसान जब तक एकत्रित ना हो, संगठित ना हो, उसके लिए वो वॉल्यूम हासिल करना मुश्किल होता है। और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि खंडित जमीन, कम इनपुट, लागत कम है, प्रोड्यूस कम है, मार्केट लिंकेज नहीं है, अपना प्रोड्यूस बहुत ही कम दामों में चौधरी को दे रहा है या मार्केट में दे रहा है, तो उसका असर उसकी आय पे पड़ता है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज भी किसान की आय और छोटे किसान की आय स्पेशली बहुत कम है। और खेती एक ऐसा व्यवसाय बन गया जिसको बहुत लोग आने वाली पीढ़ी लेना नहीं पसंद कर रही है। एक चीज और बताना चाहूंगी, और ये है स्पेसिफिकली नंबर ऑफ फार्मर्स को लेकर के, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो जो सरकार की स्कीम है प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 10,000 FPOs की, उसमें ये बोला गया है कि मिनिमम नंबर, कम से कम एक FPO में, अगर इस स्कीम के तहत FPO बनाना है, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 10,000 FPOs, एक प्लेन एरिया में 300 मेंबर्स होने चाहिए एक FPO में, और एक हिली एरिया में कम से कम 100 मेंबर्स होने चाहिए एक FPO में। और ये भी कंपलसरी करा है कि 50% शेयर होल्डर्स, यानी 50% फार्मर्स जो ये FPO ज्वाइन कर रहे हैं वो छोटे होने चाहिए, सीमांत होने चाहिए, या फिर भूमिहीन होने चाहिए, जिनकी अपनी जमीन ना हो, या फिर महिला किसान होने चाहिए। तो मिला करके छोटे सीमांत किसान, भूमिहीन किसान और महिला किसानों की जो संख्या है कम से कम 50% होनी चाहिए FPO की कुल संख्या के कंपैरिजन में। और FPO की संख्या की अगर हम बात करें कि FPO के फार्मर मेंबर की संख्या, तो एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, वो ये कि SFA की 2 स्कीम है जिनके बारे में आगे बात करेंगे, मैचिंग इक्विटी ग्रांट और क्रेडिट गारंटी स्कीम। मैचिंग इक्विटी ग्रांट में बेसिकली FPO के पास जितना इक्विटी शेयर होता है उतना ही SFAC लगाता है। तो 7 लाख आपके पास होगा, 7 SFAC आपको देगा अगर ग्रांट अप्रूव होता है। 3 लाख आपके पास है तो 3 SFAC देगा। लेकिन यहाँ पर जरूरी है 2-3 क्लॉजेस हैं। एक ये कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यानी एक FPC के जो मिनिमम फार्मर मेंबर्स है वो 50 से कम नहीं होने चाहिए, तभी मिल सकता है। और दूसरी चीज ये कि SFAC ने कम से कम 50 इसलिए रखा है कि मैचिंग इक्विटी ग्रांट जो है वो FPO को उसके फॉर्मेशन स्टेज के बाद मिलता है। एडवांस FPC को, या FPC जिसके रजिस्ट्रेशन के 4-5 साल बीत गए उसको नहीं मिलेगा। जो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में या शुरुआती दौर में एक FPC बना है उसको मिलता है। तभी ये लोग मान के चल रहे हैं कि मेंबर्स 50-100 से ज्यादा नहीं होंगे। इस वजह से इक्विटी ग्रांट स्कीम के अंदर शेयर होल्डर की मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 है। साथ ही साथ SFAC की दूसरी स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम। यहाँ पर उन्होंने क्या रखा है कि मिनिमम शेयर होल्डर्स 500 से ऊपर नहीं होने चाहिए। अब देखिए आप वेरिएशन कितना है, एक जगह 50 है, इधर 500। इधर 500 इसलिए बोला है क्योंकि ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है। यहाँ पर ये लोग SFAC अगर लोन देता है तो वो कोलैटरल फ्री होता है, यानी आपको कुछ सिक्योरिटी के लिए ना आप कोई जमीन या ज्वेलरी ये सब नहीं कोलैटरल देना पड़ता है। इस वजह से वो SFAC इंश्योर करना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा किसान हो ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड अप कैपिटल हो। अब ये सब टर्म्स जो हैं पेड अप कैपिटल, ये मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगी। यानी जितने ज्यादा किसान उतनी ज्यादा FPC के पास कैपिटल या फिर पूंजी अवेलेबल होगी। आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी अगली स्लाइड है बहुत जरूरी स्लाइड है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक FPC बनता कैसे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, लोगों को लगता है कि ठीक है हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, FPC का बन गया, लेकिन उससे पहले भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेजेस होती हैं।
और एफपीसी के रजिस्ट्रेशन के बाद भी कुछ कार्य होते हैं जो उतने ही जरूरी होते हैं, वरना एफपीसी को लोन मिलने में या फिर नाबार्ड या फिर एसएफएसी से ग्रांट मिलने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये स्टेप अगर फॉलो करें तो हमारे पास पेपर वर्क हमारे मजबूत होंगे और हमारे किसान भी जो हैं उनमें आप लगा लीजिए, क्योंकि मोबिलाइजेशन प्रोसेस स्ट्रांग होगा तो उनमें आपसी संबंध भी अच्छे होंगे, वो लोग एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का आपसी मतभेद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कितना प्रोड्यूस होना है कितना नहीं होना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है, तो काफी चीजों से जितने भी इश्यूज हैं चैलेंजेस है रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्री फॉर्मेशन स्टेज में, यानी एक एफपीओ के फॉर्मेशन से पहले का स्टेज। ये स्टेज में भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमको, किसी का माइक ऑन है क्या, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं इस समय, या फिर वो 3 किलो के लिए बोला था वो। हाँ we will have to mute somebody. रमेश जी, I think I'll have to mute you. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी स्लाइड में बात करते हैं प्री फॉर्मेशन स्टेज की। मैं थोड़ा सा जल्दी बढ़ूंगी क्योंकि समय भी देखना है। प्री फॉर्मेशन स्टेज में सबसे पहले हमको एक कमोडिटी क्लस्टर यानी एक उत्पादन समूह ढूंढना होगा। बोला जाता है कि एक अच्छा कमोडिटी क्लस्टर वही होगा जहां जो कुल क्षेत्र जिसका 1000 से 500 एकड़ की जमीन तक फैला हो और उस 1000 से 1500 एकड़ की जमीन में फैला हो और उसमें कम से कम 500 से 1000 किसान हो। तो थोड़ा विस्तृत होना चाहिए। 1000 से 1500 एकड़ की जमीन में आपको 500 से 1000 फार्मर एक प्लेन एरिया में मिल जाएंगे। उत्तराखंड जैसे इलाके में 500 फार्मर्स आपको एक कमोडिटी क्लस्टर में या उत्पादन समूह में मिल सकते हैं। आइडिया ये है 1000 से 1500 एकड़ की एरिया लेने का एक कमोडिटी क्लस्टर में कि सामाजिक परिवेश लोगों का, इकोनॉमिक वित्तीय उनकी स्थिति सेम हो, सेम लगभग उसी सेम टाइप का उत्पाद उगाते हों, सेम टाइप की कृषि संबंधी गतिविधियां करते हों, जमीन भी एक ही किस प्रकार की हो, सॉइल कंडीशन एक प्रकार की हो, तो आसानी होगी कि इतनी ज्यादा कॉमनैलिटीज है, सिमिलैरिटी है, तो एक समूह को एकत्रित करने में और उनको साथ लाने में। दूसरा, अगर आपने एक कमोडिटी क्लस्टर आइडेंटिफाई कर लिया, आपने किसान चुन लिए कि भाई हमारे पास 500 से 1000 किसान है, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपको उनमें से कुछ फार्मर लीडर या प्रोएक्टिव किसान चुनने हैं। ऐसे किसान जो एफपीसी बनाने के लिए थोड़ा सा पहले से उनका रुझान हो और तैयार हो। तो ये सब आपको बातचीत करके पता चलेगा। आपने 5-10 प्रोएक्टिव फार्मर्स चुन लिए, उनमें से 2-3 को आपने कहा कि जिम्मेदारी आप लीजिए, लीड आप करिए, लीड फार्मर्स आप बनिए। अब इस स्टेज पर आपको एसएफएसी या नाबार्ड के सपोर्टिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको पीओपीआई या रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं, आरआई। पीओपीआई का फुल फॉर्म हो गया प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग इंस्टीट्यूट, जो नाबार्ड के अंदर होते हैं, और आरआई जो एसएफएसी। ये बेसिकली एनजीओस होंगे या बैंक्स होंगे या फिर कोई भी वॉलंटरी संस्था जो एक एफपीओ के मदद करने को तैयार हो। इनको फंड की अवेलेबिलिटी भी मिलती है बैंक से या किसी भी अन्य संस्था से, तो इनके पास रिसोर्सेज होते हैं। इनका बेसिकली काम होता है जो एफपीओ बनाने के लिए समूह तैयार है उनको ये सहायता देते हैं। तो हमको एक स्टडी करनी होगी इस आरआई की मदद से और जो हमने अपने फार्मर लीडर्स चुने थे उनकी मदद से कि इस जो हमारा कमोडिटी क्लस्टर है उसमें कौन कौन सी कमोडिटी होती है। दूसरा, उसमें कितने प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कितने किसान हैं जिनके अपने खेत हैं, कितने किसान हैं जो भूमिहीन हैं और फार्मर लेबर्स हैं, फार्म लेबरर्स हैं। मार्केट कौन कौन सी है आसपास की, और बड़ी मार्केट भी कौन कौन सी है उस उत्पाद की। दूसरा, हमको प्रोडक्शन का स्केल भी देखना होगा, कितनी वॉल्यूम होती है प्रोडक्शन की और क्या वो प्रोडक्शन की मार्केट है भी, क्या मार्केट के लिए मार्केट में
उसकी डिमांड है भी। तो जब हमने ये स्टडी कर ली RI की मदद से, POPI की मदद से और लीड फार्मर की मदद से, अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हम फार्मर्स को मोबिलाइज करेंगे। फार्मर मोबिलाइजेशन में हमारे फार्मर लीडर्स हेल्प करेंगे हमको प्रोएक्टिव फार्मर्स ढूंढने में। और ये जो प्रोएक्टिव फार्मर्स हैं, अगर हमारे क्लस्टर में 500 किसान थे टोटल, तो मोबिलाइजेशन के टाइम हम इन 500 किसानों को साथ में लाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 500 तैयार हो FPO बनाने के लिए। तैयार इन 500 में से शुरुआत में शायद सिर्फ 100 ही हो, लेकिन इन 100 की मदद से हम लोग FPO का बारे में गठन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये था डिस्कशन प्री फॉर्मेशन स्टेज के बारे में डिटेल में। अब जाते हैं फॉर्मेशन स्टेज में। फॉर्मेशन स्टेज में हमारे पास वो किसान मेंबर्स हैं जिनको जो FPO बनाने के लिए तैयार हैं। मान के चलते हैं ये 100 किसान हैं। अब इन 100 किसानों की मदद से हम लोग FPO के निर्माण की योजना अब शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है कि FPO को अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट तैयार करना होगा। अब ये विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है? अगर हम बात करें अपने विजन स्टेटमेंट की, तो एक किसी भी संस्था का विजन जो है वो काफी बड़ा होता है कि हम आज से 15 या 20 साल के बाद ये चेंज लाएंगे समाज में। वो एक घर या परिवार तक का के चेंज की नहीं सोचता है, वो सामाजिक और सोशल चेंज के बारे में सोचता है। तो 20 साल बाद वो कैसा देखना चाहता है कि उसकी कम्युनिटी क्लस्टर की में जो सोशल और इकोनॉमिक सिनेरियो हो वो कैसा हो, परिवेश कैसा हो, आर्थिक और सामाजिक। तो बड़े चेंज की बात करते हैं। और वहीं जब हम मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो मिशन स्टेटमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी क्या चाहती है। कंपनी के 4-5 एरिया ऑब्जेक्टिव हैं। वो किसको सपोर्ट करेंगी? वो छोटे किसान को, सीमांत किसान को, महिलाओं को, भूमिहीन किसान को, भूमिहीन किसान को, फार्म जो लेबर है उसको सपोर्ट करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि वो चाहती है कि उनकी आय बढ़े, उनकी लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज बेटर बने। तो ये कारण ये है विजन और मिशन स्टेटमेंट में। विजन बड़ा चेंज, मिशन बड़े चेंज को हासिल करने में कंपनी को क्या क्या करना होगा। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने की। तो यानी आपको देखना होगा कि हमारे FPO में कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं, कुछ फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये सब आपको चिन्हित करने होंगे। फिर बायलॉज और गवर्निंग बॉडी की। तो बायलॉज बेसिकली क्या हुआ कि आपको आपके FPO को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं FPO के गठन से पहले। ये बायलॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी MOA और AOA के तौर पर होते हैं। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फॉर्मेशन स्टेज का आखिरी स्टेप है कि हमको अपने FPO को रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए लीगल एंटिटी, यानी उसको SFAC या नाबार्ड या फिर ये तो हो गए स्टेट के लेवल के रजिस्ट्रेशन एजेंसी, लेकिन सेंटर के लेवल के रजिस्ट्रेशन एजेंसी, लेकिन साथ साथ स्टेट के भी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज होती हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी एक यूपी से। निर्मा जी, हाँ जी, आपने जैसे बात करी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स एसोसिएशन, इनके ऊपर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या चीज होती है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या? जी। मैं आपको बताऊंगी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होना चाहिए बहुत ब्रीफली। तो ये स्लाइड पहले दिखाना चाह रही थी कि अगर आपको अपने FPO को रजिस्टर करना है तो स्टेट लेवल पर SFAC, NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नाबार्ड, इनमें कर सकते हैं। जो नीचे एग्जाम्पल है येलो कलर में, वो यूपी के डिपार्टमेंट्स के हैं, स्टेट लेवल बोर्ड्स के हैं। उत्तराखंड में इनका नाम या फिर सेम या फिर डिफरेंट भी हो सकता है कुछ। तो बायो एनर्जी बोर्ड के अंतर्गत भी FPO रजिस्टर होते हैं, भूमि सुधार निगम के अंदर भी और डाइवर्सिफाइड एग्री सपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर भी। अब आपको देखना होगा उत्तराखंड में इनके नाम सेम है बोर्ड्स के कि नहीं। ये जैसे ही डिस्कशन खत्म होता है मैं आपसे सबसे पहले सवाल यही पूछूंगी। जाते हैं आप अनुपम जी के सवाल की तरफ। वो है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अंतर क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो बेसिकली आपकी कंपनी
के बारे में बताता है कि वो लिमिटेड होगी, पब्लिक लिमिटेड होगी या प्राइवेट लिमिटेड, यानी वो सरकारी प्राइवेट, इसका आपको मैं हिंदी डिटेल में आराम से समझाऊंगी। लेकिन क्योंकि एक कंपनी आप देखिए, जैसे हमने कुछ कंपनियों के नाम में देखा है, यूनिलीवर लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल लिमिटेड, तो वो प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये डिफाइन करना होगा। दूसरा, किस स्टेट में, किस प्रदेश में उसका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होना चाहिए उसका, ये भी आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना होता है। तीसरा, कंपनी जिस भी उत्पाद से डील करेगी वो कौन कौन से हैं, और जरूरी नहीं अगर आपने प्राइमरी प्रोड्यूस कुछ लिखा तो उसके बाद आप ऐड नहीं कर पाएंगे, ये चेंज भी हो सकते हैं और एक्सपैंड भी हो सकते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूस हालांकि लार्जली सेम रहता है, लेकिन हाँ, इसको हम लोग ऑल्टर भी कर सकते हैं, बदलाव भी ला सकते हैं। आने वाले समय में आपको लगा कि नहीं, मेरा प्राइमरी प्रोड्यूस राजमा नहीं होना चाहिए, या फिर चलिए एग्जांपल देती हूँ, सेब नहीं होना चाहिए। अब सेब को उगाने की बेल्ट थोड़ी बढ़ गई है और हायर एल्टीट्यूड में होता है और ऊंचाई में होता है, तो आप उस रीजन के लिए सूटेबल नहीं है, तो आपने प्राइमरी प्रोड्यूस कुछ सालों बाद सेब हटा के मैं भी राजमा रख दिया, मैं भी मंडवा चिंगोरा रख दिया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो चौथी चीज इंक्लूड करी जाती है वो ये कि आपके किसानों का जो कुल जितना भी उन्होंने शेयर अमाउंट एफपीओ में दिया था, वो टोटल कैपिटल कितना हुआ, कितने शेयर टोटल फार्मर मेंबर्स हैं, कितने शेयर रजिस्टर हुए हैं। तो जितने फार्मर मेंबर्स हैं उतने ही आप लगा लीजिए, उतने ही शेयर्स होंगे, उसकी अमाउंट वैल्यू बढ़ेगी। कोई फार्मर 1000 कंट्रीब्यूट करेगा, कोई 5000, कोई 10,000, जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उस हिसाब से एक एफपीओ के जब को लाभ आना शुरू होगा, उसी परसेंटेज में उस किसान को भी वो लाभ देना चाहिए आइडियली। फिर बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस लिखे रहते हैं एफपीओ के बनने के बाद। तो देखा जाए एमओए या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एफपीओ के बनते टाइम की जो डिटेल्स है वो है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब एक बार एफपीओ बन गया तो उसमें क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, जैसे डायरेक्टर के पास क्या क्या पावर होगी, उसकी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसको कैसे हटाया जाएगा। दूसरा, शेयर्स जो हैं वो किसके पास कितने हैं, ये तो खैर हमको पहले से ही पता होता है कि इस फार्मर ने इतना रुपया दिया तो उसके पास इतना होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग जरूर मेंशन करते हैं। फिर हमको ये देखना होता है कि टोटल शेयर होल्डर कितने हैं, जनरल मीटिंग्स जो हैं, एक एनुअल मीटिंग कितनी होनी चाहिए, जनरल मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए, और वोटिंग राइट कितना है, यानी हर किसान का अपना एक वोटिंग राइट है या उससे ज्यादा वोटिंग राइट तो नहीं होता है, पर किसान वन राइट, हर किसान का अपना एक वोट है। तो ये था एमओए और एओए के बारे में। फिर हम लोग चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट स्टेज में। एक बार हमारा एफपीओ रजिस्टर्ड हो गया तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं बिजनेस प्लान बनाने में। बिजनेस प्लान का हमने एक सैंपल तैयार कर रखा है और ये हम लोग आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो बिजनेस प्लान की स्टेज में इस वजह से बिजनेस प्लान बनाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ग्रांट और लोन स्कीम में, मैं आपको आगे एक लोन एप्लीकेशन के में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो भी दिखाऊंगी, बिजनेस प्लान भी एक आवश्यकता है, क्योंकि लोन देने से पहले एक बैंक ये जानना जरूर चाहेगा कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने, क्या वो सशक्त है, वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान है कि नहीं, आप क्या बेचेंगे, किस रेट पे बेचेंगे, किसको बेचेंगे, किस किस सीजन में बेचेंगे, कितनी जमीन है, वो जमीन में इरिगेशन के साधन क्या है, कितने किसान हैं। तो बिजनेस प्लान बेसिकली बहुत डिटेल होता है और ये दिखाता है कि आपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का कैसे इन्विजन कर रखा है, कैसे सोच रखा है। दूसरी चीज है रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको एफपीओ को करनी होगी वो है सिस्टम डेवलपमेंट, यानी अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स जो आपके एफपीओ को चलाने के लिए चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन
सिस्टम मजबूत करना होगा, HR सिस्टम मजबूत करना होगा, या फिर ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स या फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, ये सब सिस्टम्स बने हैं कि नहीं। और लास्टली आपका बिजनेस प्लान भी बन गया, आपका HR सिस्टम, फाइनेंशियल टीम, इंफॉर्मेशन टीम सब रेडी है। अब आपको ये बिजनेस प्लान को आगे इम्प्लीमेंट करना है। और लास्ट स्टेज है आपका FPO सुचारू रूप से चल रहा है। बीच बीच में हर महीने, हर 6 महीने में, साल में एक बार आपको अपने सारे प्लान्स को रिविजिट करना होगा, दोबारा देखना होगा कि जो मैंने बिजनेस प्लान में प्लान बनाया था क्या उसी हिसाब से चल रहा है। मैंने जितना सोचा था रबी में इतना उत्पाद आएगा, खरीफ में उतना उत्पाद आएगा, वो आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो उसको और आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं, और अगर नहीं आ रहा है तो कमी कहाँ हो रही है, किस उत्पाद में हो रही है, क्या वो पानी की कमी की वजह से है, या फिर बेमौसम बारिश हुई, या ओलापात हुआ। तो इस तरीके से वापस अपने प्लान को रिविजिट करना, रिव्यू करना बहुत जरूरी है। तो इंटरनल रिव्यू तो होता है, साथ साथ एक एक्सटर्नल रिव्यू जिसको हम लोग ऑडिट प्रोसेस कहते हैं, वो CA द्वारा अगर हो जाए तो वो भी हेल्प करता है। और ऑडिट की रिपोर्ट तो कितने लोन एप्लीकेशन और ग्रांट एप्लीकेशन में सबमिट भी करनी होती है। अब मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ूंगी क्योंकि समय काफी बड़ा है। ये कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं एक कोऑपरेटिव और एक प्रोड्यूसर कंपनी में। अगर मैं 2-3 शब्दों में इसका डिफरेंस भेद बताऊं तो यह है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके जितने भी शेयर्स हैं उसमें ट्रेड नहीं करा जा सकता। जितने भी किसान हैं या फिर शेयर होल्डर हैं, उन्होंने जितना अमाउंट दिया है वो अमाउंट ट्रेडेबल नहीं होता है। वो अमाउंट हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस एक्टिविटीज के लिए ही रखे रहते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी जो होती है उसके मल्टीपल उद्देश्य या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और उसके शेयर वैल्यू भी ट्रेड नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ ट्रांसफर हो सकती है। सपोज आज मैं एक FPO की सदस्य हूँ और मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे को इस FPO के सदस्य नहीं रहना है, मैं किसी और FPO को ज्वाइन करना चाह रही हूँ, या फिर मैं किसी FPO को नहीं ज्वाइन करना चाह रही हूँ, मैं उस प्रदेश से ही हट रही हूँ, शिफ्ट हो रही हूँ, रिलोकेट हो रही हूँ, तो मैं अपना शेयर है वो किसी और किसान को ट्रांसफर कर दूंगी। बात करते हैं कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर कंपनी के वोटिंग राइट्स की। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मेंबर का एक वोट होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि सरकारी इंटरफेरेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इस वजह से गवर्नमेंट के पास और रजिस्ट्रार, जो कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रार है, उसके पास वीटो पावर होती है, यानी उसने ना बोल दिया तो ना। यहाँ पर फिर वोट भले ही सबने एक व्यक्ति को दिए हो, लेकिन रजिस्ट्रार ने बोल दिया ना, तो फिर कोऑपरेटिव क्योंकि सरकारी लेड ज्यादा है तो ना हो जाता है। और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर कंपनी में भी एक प्रति किसान का एक वोट होता है, और यहाँ पर सरकारी इंटरफेरेंस थोड़ा कम होता है, रजिस्ट्रार का कोई वीटो पावर नहीं है, तो जो जैसा जिस प्रकार से वोट डाले गए, जिसके हित में वोट गए, उस हिसाब से निर्णय लिया जाता है। तो ये बेसिकली मैंने बहुत ही ब्रॉड सा आपको एक यहाँ पर डिफरेंस समझाया है कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे को थोड़ा सा पार्ट जरूरी लगा, और ये प्री फॉर्मेशन स्टेज से भी रिलेटेड है कि FPC को क्या क्या सपोर्टिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो नाबार्ड, SFAC, काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, काफी इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल NGOs जो हैं FPO को वित्तीय सहायता और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किस प्रकार से? POPI या फिर रिसोर्स इंस्टीट्यूट बनके। तो नाबार्ड इनको POPI बोलती है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और SFAC में ये रिसोर्स इंस्टीट्यूट बोले जाते हैं। तो इन रिसोर्स इंस्टीट्यूट और POPI का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी किसानों का समूह है वो FPO बनाने के लिए थोड़ा की तरफ उनका रुझान है, इनको गाइड करना होता है। रजिस्ट्रेशन, मोबिलाइजेशन, क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन,
थोड़ा असेसमेंट करने से ले करके किसान के मोबिलाइजेशन, इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब तैयार करने से लेकर के रजिस्ट्रेशन तक, और रजिस्ट्रेशन के बाद भी बिजनेस प्लान बनाने, ये सब में इनकी मदद करनी होती है। तो इसके लिए एसएफएसी और नाबार्ड ने पहले से ही पीओपीआई और रिसोर्स इंस्टीट्यूट चयनित कर रखे हैं। और ये भी देखा जाता है कि जो हर एजेंसी है उसका एक अपना अलग क्राइटेरिया है ये पीओपीआई और रिसोर्स इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने का। तो आप देखेंगे कुछ एनजीओज भी हैं वो पीओपीआई होते हैं या फिर रिसोर्स इंस्टीट्यूट होते हैं। कितनी जगह बैंक्स भी होते हैं रिसोर्स इंस्टीट्यूट, स्पेशली रीजनल रूरल बैंक है जो आरआरआर है, आरआरबीज हैं, वो भी कितने बार रिसोर्स इंस्टीट्यूट का या फिर पीओपीआई का काम करते हैं। तो ये पीओपीआई का काम बेसिकली थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है एफपीओ को, और साथ साथ में टेक्निकल बेसिकली ज्यादा है। उनका बिजनेस प्लान बनाने में मदद करना, उनके रजिस्ट्रेशन में मदद करना, एओए बनाने में, एमओए बनाने में, इन सब में, उनके ऑडिट में भी मदद करना, उनको कनेक्ट करना सीए से, ये सब कार्यों में। दूसरे टाइप के अगर हम सपोर्ट की बात करें, यहाँ पर तो हम लोग टेक्निकल सपोर्ट की बात कर रहे थे और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल। सोर्सेस ऑफ फंड क्या होने चाहिए एक एफपीओ के पास, कहाँ से आएंगे? तो दो तरीके हैं, या फिर ग्रांट आए या जिसको हम अनुदान बोलते हैं, और दूसरा वो लोन ले सकता है। अगर ग्रांट या अनुदान की बात करें तो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ बॉडीज हैं जो ये ग्रांट प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, उसमें एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्कीम है। ये बेसिकली मशीन और एग्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए ग्रांट या अनुदान देती है। नाबार्ड की भी काफी सारी स्कीम्स है, पीओडीएफ, प्रोड्यूस, सेंटर सेक्टर स्कीम। इन स्कीम के तहत भी एक एफपीओ के चलाने के लिए जो बहुत सारे कार्य होते हैं, भले वो एक स्टोरेज हाउस बनाना हो, या फिर सीड्स प्रोसेसिंग यूनिट हो, या फिर आपको एग्री इक्विपमेंट चाहिए, इन सब में नाबार्ड के ये ग्रांट्स हेल्प करते हैं। फिर स्पेसिफिक है एक सीड प्रोसेसिंग यूनिट का और स्टोरेज गोदाम खोलने का एक ग्रांट है। ये आपको यूपी में इसको दृष्टि स्कीम से बोला जाता है। इसमें आपको एक गोदाम खोलने के लिए ग्रांट मिलता है, लेकिन आवश्यक ये होता है कि आपके लैंड क्या, उन्होंने एक क्षेत्रफल निर्धारित कर रखा है कि इतनी भूमि होनी चाहिए गोदाम खोलने के लिए। और एसएफएसी के तो अपने मैचिंग इक्विटी ग्रांट स्कीम है, जिसमें 5 लाख तक का ग्रांट मिलता है, और 5 लाख जो भी हायर वैल्यू हो, या फिर प्रति किसान 2000। तो आपके बिजनेस प्लान्स वगैरह को देख करके ये लोग आपको ग्रांट देंगे और देखेंगे कि आपके पेपर वर्क कंप्लीट है कि नहीं। तो या फिर 2000 पर फार्मर, या फिर अप टू 15 लाख। तो मिनिमम अमाउंट में वो लोग जाएंगे। अगर आपके पास 50 किसान ही हैं तो 5 to 10 हुआ, तो यहाँ पर ये आपको मेरे ख्याल से 10 होगा, 10 लाख तक का ही देंगे। तो बेसिकली अगर मेंबर्स कम हैं तो वो आपको 2000 पर मेंबर के हिसाब से देंगे, वरना अगर आपके मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख है। ये तो हो गया ग्रांट्स की बात। अब देखते हैं लोन कहाँ से किसान एफपीओ के लिए ले सकता है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी ये कमर्शियल बैंक्स नहीं हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे नबी किसान। तो ये एक एग्जांपल है एनबीएफसी का। ये लोग भी सपोर्ट करते हैं एग्री और एग्री संबंधित लोन लेने में, स्पेशली एफपीओ को लोन देने के लिए। एसएफएसी की अपनी एक स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसमें ये कोलैटरल फ्री लोन देती है, यानी आपको अपना घर या अपना जेवर गिरवी नहीं रखने होते हैं। इसकी वो गारंटी जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट है वो गारंटी लेता है। और लास्टली कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे प्राइवेट बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, साथ में जो रीजनल रूरल बैंक हो, ये सब भी लोन देते हैं। एक लोन का मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाहती हूँ एक बैंक का। ये है
एक हैंड रेज हुआ है, हम लोग उस क्वेरी पे आएंगे, बस 2 स्लाइड्स बची हैं। ये है यूनियन बैंक का फॉर्मेट कि लोन देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये जो मैंने ब्लू से 3 हाईलाइट कर रखे हैं ये जरूरी है, ये आप देखिए। सबसे ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसी बैंक में मेरे को दिखाई दिए, तो मैंने इसी बैंक को एक सैंपल मानते हुए रख लिया है इसका एलिजिबिलिटी। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि जो लैंड है एफपीओ का कम से कम 500 से 4000 हेक्टेयर होना चाहिए, और प्रोडक्टिव लैंड बोला, यानी जहाँ उपज होती है, बैरन लैंड की या बंजर जमीन की बात नहीं करी है। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स 500 होने चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि स्कीम फॉर प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 10,000 एफपीओ में ही हिली एरियाज में 100 बोला है, प्लेन में 300 बोला है। अब ये लोग अगर 500 बोल रहे हैं तो कुछ ज्यादा है। यहाँ पर इनको क्लॉज एक डालना चाहिए अलग अलग कि हिली एरिया और प्लेन एरिया। और दूसरा, एफपीसी कम से कम 6 महीने तक का एक्टिवली ऑपरेट कर रहा हो, यानी जो भी उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है से 6 महीने आगे तक का उसने एक्टिवली ऑपरेट करा हो, और उसके पास कम से कम 5 लाख का मिनिमम कैपिटल हो। अब आप मिनिमम कैपिटल या फिर आप लगा लीजिए ये पेड अप कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो एक एफपीसी के पास 2 टाइप के कैपिटल होते हैं, एक ऑथराइज्ड कैपिटल, एक पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम लिखना होता है कि मेरे एफपीसी के पास ज्यादा से ज्यादा मैं मान लूं 20 लाख रुपए तक का कैपिटल रखने का के लिए ऑथराइज्ड है या फिर उसको परमिशन है। आप और फिर जब आप किसी प्रत्येक किसान से जब वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर धारक हैं तो कंट्रीब्यूट करेंगे एफपीसी को बनाने में, उसको जो बोलते हैं वो होता है टोटल अमाउंट जो किसानों से कलेक्ट करके बनता है, वो होता है पेड अप कैपिटल। आपका पेड अप कैपिटल कभी ऑथराइज्ड कैपिटल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो किसानों ने आपको कंट्रीब्यूट करा, आपके पास 10 लाख आ गए और आपने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पेड अप कैपिटल की अमाउंट 20 लाख लिखी थी, तो ठीक है। 18 भी हुआ, 19 भी हुआ, 20 भी हुआ पेड अप कैपिटल, तो भी ठीक है, क्योंकि वो आपके ऑथराइज कैपिटल के अंदर है, लिमिट के अंदर। लेकिन अगर आपका ऑथराइज कैपिटल आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम 20 लाख लिखा और किसानों ने जितना रुपए मिलाया वो सब आ गया, आप लगा लीजिए आपका पेड अप कैपिटल 21 लाख, तो वो अलाउड नहीं होता है। तो पेड अप कैपिटल हमेशा लो होता है एज कम्पेयर टू ऑथराइज्ड कैपिटल। तो यहीं पर देखिए बैंक्स देखा जाए तो थोड़े से दे आर अ लिटिल हार्श, सम ऑफ द बैंक्स थोड़े से उनके सख्त हैं क्राइटेरिया लोन देने के। तो ये चीज ध्यान देनी होगी। प्लस जरूरी भी है बैंक से बातचीत करना। देखिए ये एक बैंक का था, ऐसे काफी बैंक्स हैं जो लोन देते हैं, सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, लेकिन बैंक को भी ये सोचना और एक टाइप की एडवोकेसी की भी जरूरत है कि अगर सरकार खुद अपने डॉक्यूमेंट में कह रही है कि हिली एरिया में 100 और प्लेन एरिया में 300, तो आपके डॉक्यूमेंट में 500 क्यों है? तो थोड़ा बहुत, क्योंकि एफपीसी इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, अभी बन रहे हैं, इनिशियल स्टेज में है, तो साथ साथ डिपार्टमेंट से भी बातचीत हमारी जारी रहनी चाहिए कि दिस इज व्हाट बैंक हमको ऑफर कर रहा है, ये बैंक की ऑफरिंग है, और गवर्नमेंट प्रमोट करने की बात कर रही है, कैसे प्रमोट करेगी एफपीसीज को अगर कैपिटल सपोर्ट ही उनके पास नहीं है। टू एंड द प्रेजेंटेशन, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि एफपीसी के लिए, एक एफपीसी को एक्टिव रहने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन उसका होना बहुत जरूरी है, बाय लॉज यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जरूर हो, कम से कम 300, उत्तराखंड में 100 एफपीसीज हों, मिनिमम शेयर होल्डर्स 33, ये बैंक जो लोन देने चाह रहे हैं उन्होंने लिखा है कि कम से कम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में ये 50 था। तो देखिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और बैंक की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। बैंक बोलता है मिनिमम 33% होने चाहिए, तो अगर आपके पास 50 है तो चलिए ये 33 तो आप ऑलरेडी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 33 स्मॉल मीडियम फार्मर्स, टेनेंट फार्मर्स और महिला किसान होनी चाहिए। फार्मर्स की जो भी मेंबर्स हैं उनकी 5 के फार्मर मेंबर्स, उनकी 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कंट्रीब्यूशन टू द पेड अप कैपिटल।
यानी एक किसान 5% से ज्यादा शेयर होल्डर शेयर धारक नहीं होना चाहिए। बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होने चाहिए कम से कम 5 होने चाहिए, और इनमें से अच्छा होगा अगर एक महिला बोर्ड मेंबर हो। मैनेजमेंट कमेटी चुननी चाहिए और एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। बजट आपका रेडी होना चाहिए अगले 1.5 साल तक का कम से कम। ये था मेरी तरफ से कुछ ब्रीफ ओवरव्यू एफपीसी के बारे में, लेकिन आप लोगों से भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी। काफी सवाल है मैं जानती हूँ, जिसको मैं चाहूंगी सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं इस डिस्कशन में, सब लोग मिल करके सॉल्व कर सकें। तो आदित्य, ओवर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू निर्मा जी। निर्मा जी, सबसे पहले इसी जो स्लाइड अभी हमारे सामने, इसमें से एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हेलो जी, इसमें आपने बोला कि मैक्सिमम शेयर होल्डिंग जो कि इंडिविजुअल मेंबर की 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें एक और भी क्लॉज है जब हम एफपीसी की बात करते हैं कि आपके एफपीसी के मेंबर्स एफपीओज भी हो सकते हैं, जो कोऑपरेटिव या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं। तो अगर कितने कोऑपरेटिव्स या कितने एसएचजीज मिलके भी एक एफपीसी बना सकते हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए, और उनका भी शेयर होल्डिंग कितना हो सकता है? देखिए, मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि कितने एसएचजी मिल करके। मैं आपको बताती हूँ, जैसे जब यूपी में हम लोगों ने काम करा था तो पाया गया था कि एक एसएचजी में किसी में 15 महिला थी, किसी में 20। तो अगर मैं बोलूँ एक एसएचजी एक एफपीओ बना सकता है, वो सही नहीं है। हम लोगों ने यूपी में जो एफपीसी बनाने की एक प्रक्रिया करी थी, वो ये थी कि हम लोग प्रेफर कर रहे थे कि ऑलरेडी जो एसएचजी पहले से ही बने हुए हैं, उनमें से अगर 4-5 एसएचजी को मिला करके एक एफपीसी बन जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कोई नंबर फिक्स नहीं है कि एक एसएचजी बनेगा एक एफपीसी। डिपेंड करता है, अगर उस एसएचजी में ही 100 से 150 लोग हो तो हम लोग एक एसएचजी से ही शुरुआत कर सकते हैं, बाद में दूसरे एसएचजी को जोड़ दिया। सब मेंबर्स पे डिपेंड करता है। एक एसएचजी में अगर 10 मेंबर्स ही हैं या 15 मेंबर्स ही हैं एक्टिव जो एफपीसी बनाने के लिए तैयार है, तब तो हमको 4-5 या शायद उससे ज्यादा एफपीसी। एक जगह तो हमने सारे ब्लॉक के एसएचजीज को मिला करके एक एफपीओ बनाया था, तो ये भी हमने करा था। तो मतलब मेरे जाने में, मैं आपको ऑन ग्राउंड के हिसाब से बता रही हूँ, ऐसा कुछ रूल रिटन में या लिखित में नहीं है कि कितने एसएचजी मिल करके एक एफपीसी बना सकते हैं। मेंबर्स पे डिपेंड करता है, और कितने एसएचजी तैयार हैं अपने को एफपीसी में कन्वर्ट करने के लिए, और उनके पास कितने, उस समूह में कितनी महिलाएं हैं। कम है तो ज्यादा एफपीसी चाहिए, एसएचजी चाहिए। इसमें जो जैसे ये टोटल इक्विटी की बात हो रही है, मान लीजिए 2 एसएचजी बनाकर हम एक एफपीसी बना रहे हैं, तो क्या उन दोनों की इक्विटी 50-50 हो सकती है? ये डिपेंड करता है। अगर देखिए 2 एसएचजी में अगर एक एसएचजी के मेंबर्स 75 हों और दूसरे सिर्फ आप लगा लीजिए 30 हों या 25 हों, तो फिर 50-50 शायद नहीं हो पाएगी। तो मेंबरशिप के हिसाब से ही आपकी एक एसएचजी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पेड अप कैपिटल में, ये निर्धारित होगा। मतलब मैं थोड़ा उससे बोल रही हूँ, क्या पता वो लोग तैयार भी हो, अगर उनके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए पैसा, तो वो लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा 50% शेयर, आप दूसरे एसएचजी का 50%। क्या पता एक एसएचजी के पास ना हो इतने रिसोर्सेज, वो कहेगी कि हमारे पास 15 मेंबर्स है, आपके पास 100 मेंबर्स है, तो आप ज्यादा करिए, हम कम करेंगे। जी, धन्यवाद। अब हम वी आर ओपन टू टेक द क्वेश्चंस। मेरे पास 2 हाथ रेज हो रखे हैं। पहले हैं डॉक्टर भगवती मैथानी। सर, आपका कोई क्वेश्चन है? और दूसरे हैं श्री शंकर दत्त पांडे जी। शंकर दत्त पांडे जी, कोई क्वेश्चन है आपका? जी हाँ, मेरा क्वेश्चन है एक। नमस्कार। नमस्कार जी।
हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया कि कुछ लिमिटेशन है नंबर ऑफ फार्मर्स का एफपीओ बनाने के लिए और कुछ एरिया ऑफ लैंड का। तो क्या ये जो फार्मर्स हैं, ये लैंड है, ये ज्योग्राफिकली सेम प्लेस पे होना जरूरी है या डिफरेंट प्लेसेस में हो सकता है? जैसे कुछ फार्मर्स से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से, कुछ पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से, कुछ देहरादून से मिलकर के क्या एफपीओ ऐसे बना सकते हैं? नहीं, तभी हम लोग एक कमोडिटी क्लस्टर की बात करते हैं। और देखिए, एफपीओ या एफपीसी जो बनाना होता है वो हमको एक, जैसे गवर्नमेंट की भी जितनी स्कीम्स है वो प्रेफर कर रहे हैं कि हर ब्लॉक में एक एफपीसी जरूर हो। तो अगर आपने दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ही चुन ली, तब तो आप ये समझिए आपके आधे किसान के साथ आप टच में रहेंगे, आधे किसान के साथ आप टच में नहीं रहेंगे। अगर जो बोर्ड मेंबर्स हैं और जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो अगर मैं लगा लूं पौड़ी में स्थित हैं, लेकिन आपके आधे मेंबर्स जो हैं वो टेढ़ी गढ़वाल में हैं, आप ये बताइए कि आप लोग उनसे बातचीत कैसे करेंगे, उनको मीटिंग्स में कैसे बुलाएंगे, मंथली मीटिंग्स में कैसे बुलाएंगे, प्लान कैसे डिस्कस करेंगे। और दोनों रीजन का उत्पाद भी बहुत अलग होगा। तो सपोज आपने अपना प्राइमरी प्रोड्यूस एप्पल कर दिया है या मे बी राजमा कर दिया है, तो क्या पता आप टेरी वाले कर लें प्रोड्यूस लेकिन पौड़ी वाले ना कर पाए, तो फिर दिक्कत होगी। तभी बोला जाता है कि अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि 1000 या 1500 एकड़ जमीन एक बड़ी जमीन हो, लेकिन अगर एक ही ब्लॉक में स्थित हो तो अच्छा रहता है। तो उसका यूनिट गांव भी नहीं है, ब्लॉक है एक एफपीसी फॉर्म करने का। तो अब देखिए, अगर बहुत ज्यादा एफपीसी बनने लगे तो क्या पता इसका यूनिट डिस्ट्रिक्ट तक का या गांव तक का भी जा सकता है, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट के किसानों से मिलके एक एफपीसी बनाया। एक ब्लॉक तक ही हम लोग ज्यादातर सीमित रहते हैं। ना ये क्वेश्चन मैडम। पांडे जी, इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि 2 डिस्ट्रिक्ट के 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते, अगर आप बुक के हिसाब से जाएं तो हाँ, हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं एक ऐसे गांव में हूँ जो एक डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ रहा है और वो एक सेम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का है, कि उस गांव इस डिस्ट्रिक्ट में होने के बावजूद उस गांव में राजमा हो रहा है और उसके 5 किलोमीटर पे दूसरा डिस्ट्रिक्ट का गांव है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो सरकार की पॉलिसी है जिसे हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कह रहे हैं, तो उसमें सरकार ने ऑलरेडी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को लिमिटेशन कर रखी है उसकी, कि हम जो फंडिंग करेंगे या प्रमोशन करेंगे वो इस प्रोडक्ट के लिए ही करेंगे और इस डिस्ट्रिक्ट में यही प्रोडक्ट है। तो जब आप उसको ऑपरेशनल लेवल पे लेके जाते हैं या आप उसको पेपर वर्क के लेवल पे लेके जाते हैं, तब आपको वहाँ टेक्निकल फीजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको कहेंगे कि आपके तो डिस्ट्रिक्ट में ये वाला प्रोडक्ट ही हमने नहीं बोला है, तो आपको इसके लिए फंडिंग नहीं मिल सकता है एंड सो ऑन। नहीं मैडम, ये क्वेश्चन इसलिए मेरा दिमाग में आया क्योंकि जो मिनिमम लैंड की बात कर रहे हैं 1000 एकड़ या 1500 एकड़, पहाड़ के गांव में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लैंड टोटल एरिया इतना ज़्यादा शायद काफ़ी ज़्यादा एरिया में भी नहीं मिले। तो इसलिए अगर सेम प्रोड्यूस अगर है, सपोज चौबटिया में एप्पल होते हैं और से कहीं टिहरी में भी होते हैं या कहीं और जगह, मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं कहाँ कहाँ होते हैं, तो क्या वो मिलकर एक एफपीओ बना सकते हैं? ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जैसा आपने बोला ओबियस है, सर्टेनली होगी। तो बट एज यू सेड के लीगली इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट प्रैक्टिकली यस। अच्छा, दूसरा एक देखिए, इसमें टेक्निकली क्या करते हैं, फिर आप उस एरिया का छोटा एफपीसी बना सकते हैं या छोटा कोई ग्रुप बना सकते हैं, अपने एरिया का छोटा ग्रुप बना के इन दोनों के ऊपर एक एफपीसी खड़ा कर सकते हैं। तो उसके मतलब तरीके हैं बनाने के। इससे आपको जो फंक्शनैलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप थियोरेटिकली पूछना चाहते हैं, जी हाँ, आप बना सकते हैं अगर आप एफपीसी इन 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट को मिला के भी बनाना चाहते हैं। ओके। और दूसरा पांडे जी जी
ऐसा है कि जो एफपीओ जो बनते हैं ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह बनते हैं और ये एक डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर होते हैं, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव के यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी रजिस्ट्रेशन होती है और इसका कार्य क्षेत्र जो है पूरा राज्य हो सकता है, राज्य के बाहर नहीं हो सकता जब तक कि वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ना हो, है ना। ये एफपीओ में तो बहुत क्लियर है कि वो शायद मल्टी स्टेट नहीं हो सकती, कोऑपरेटिव हो सकती है पर एफपीओ में नहीं हो सकती। एफपीसी जो हम बनाते हैं वो एफपीसी पूरे देश के लिए वैलिड होता है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है, उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑल ओवर इंडिया हो सकता है। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम को एक तरफ छोड़ दें कि भाई उनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है तो वो एक अलग चीज है, बाकी आप पूरे ऑल ओवर कंट्री के आप फार्मर्स को इसके साथ एनरोल कर सकते हैं, उनके प्रोड्यूस को ले सकते हैं, उनके प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, उसमें कोई किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारी एफपीसीज हैं जो कि पूरे स्टेट लेवल पे काम करती हैं, गवर्नमेंट साइड की भी ऐसी एफपीसीज हैं, प्राइवेट साइड की भी है, शहादरी करके है महाराष्ट्र में जो करती है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि इसके जो इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये आउटरीच प्रोग्राम्स करने हैं, मंथली मीटिंग्स करनी है, तो वो हमें इस तरह से करनी होगी कि वो ये देखना होगा कि भाई आप स्पेसिफिक जिन एरियाज में आप कर रहे हो, मान लीजिए आपने शुरू में एफपीसी बनाया जो कि पूरे उत्तराखंड पे है, पर आपने 3-4 ब्लॉक्स को चुना या जिनको भी किया, तो उस एरिया के फार्मर्स के साथ आप आपके सुपरवाइजर्स मैनेजर्स ऐसे होने चाहिए जो कि उनके साथ मीटिंग्स करें, सब कुछ करें, तो कंप्लायंस वाला पार्ट है। पर ऐसा एफपीसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पूरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही है और उसके मेंबर्स फार्मर्स होने चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। कोऑपरेटिव से हमने देखा उन्नति जैसी कोऑपरेटिव है वो कम से कम 70-80 प्रोडक्ट में डील कर रही है वो, और वो अपने राज्य का भी ले रही है, पंजाब के बाहर का भी ले रही है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज है, जब आप प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर करवाएंगे तो उसका नाम जब रख रहे हैं उस नाम को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि जो आपने नाम में लिख दिया आप उस नाम के परव्यू के बाहर नहीं जा पाएंगे। तो आप मल्टी प्रोडक्ट की एफपीसी बनाना चाह रहे हैं, मल्टी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की, सिर्फ प्रोसेसिंग की बनाना चाह रहे हैं, या प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग दोनों की बनाना चाह रहे हैं, या सिर्फ आप एक प्रोडक्ट की बना रहे हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया कि आपकी शुगर केन की प्रोसेसिंग की एफपीसी है, तो आप शुगर केन से अलग नहीं जा पाएंगे। तो उस हिसाब से आप कोशिश कीजिए कि आप अपना नाम थोड़ा ब्रॉड रखिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को उसमें इंक्लूड कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर सकें, और आपके पास एक्सपेंशन का भी एक चांस है। हम लोग टिपिकली नाम जो है ना, नाम में हम किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, पर जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में उसको ब्रॉड बेस करने की कोशिश करेंगे। जी। So we also have other hands raised, Anupam. जी सर। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर प्रहलाद अधिकारी जी, आपका कोई सवाल है? जी मैम, सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार है। मेरा भी सवाल जो है वो पांडे जी से ही रिलेटेड है, क्योंकि एक तो पहले ही ओपनिंग रिमार्क्स में आपने कहा कि एफपीओज आर नॉट वेरी सक्सेसफुल, है ना। और फिर दूसरा, अगर हम उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए देखते हैं तो आपने बोला है इसमें इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में कि 500 से 500 हेक्टेयर प्रोडक्टिव लैंड होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ फार्मर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स 300 या 100 नंबर भी हमने सुना। तो वो उतना बड़ा नंबर और भी एक प्रोड्यूस के लिए मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बट क्या स्टेट लेवल में इसमें कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन हो सकता है, क्या कुछ अमेंडमेंट की उसमें कोई गुंजाइश होती है कि अदरवाइज तो ये उत्तराखंड के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी एलिजिबल होगा उसके लिए। और फिर आप एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अधिकारी जी, इसमें देखिए ऐसा है, जो ओरिजिनल हमारा रूल है कि एफपीसी कितने लोग बना सकते हैं। हेलो जी। हाँ, उसमें लिखा है कि 10 लोग मिलके एफपीसी बना सकते हैं। हाँ। लेकिन ये जो आपको 300 फार्मर 100 फार्मर कहा जाता है, ये उसके लिए है अगर आपको ग्रांट लेना है। अगर आपके पास
अपना ही पूरा का पूरा आपके पास फार्मर्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह एक सेल्फ फाइनेंसिंग मोड है, तो आप 10 लोग मिलकर भी अपना प्रोड्यूसर कंपनी खड़ा कर सकते हैं। धीरे धीरे उसमें फार्मर जोड़कर जब आपके पास 100 फार्मर हो जाए तो आप ग्रांट के लिए जा सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूंगी ये बताने के लिए कि ये जो आप देख रहे हैं कि एफपीसी में 300 किसान या 100 किसान या उनका क्षेत्र जो प्रोडक्टिव लैंड है उसका क्षेत्रफल 500 से 4000 हेक्टेयर, ये सब तब है जब आप लोन लेने के लिए जाएं या फिर ग्रांट लेने के लिए जाएं। आप फॉर्म कर दीजिए, फॉर्मेशन में देरी मत करिए। भले ही आपको 15 किसान मिल रहे, 10 किसान मिल रहे, आप फॉर्म करिए उनसे। धीमे धीमे किसान बढ़ेगा और लोन आप एकदम से ही फॉर्म करते समय करने के बाद आप लोन नहीं ले लेंगे। शुरुआत में जो किसान है तभी बोला जाता है, देखिए आप लॉजिक देखिए कि कमोडिटी क्लस्टर का लॉजिक क्या है। अगर एक ही कमोडिटी सारा किसान उगाएगा तो सब अगर 50-50 किलो उगाते हैं तो वो 10 किसान का आप लगा लीजिए, या फिर अगर सब 100 किलो उगाते हैं तो वो 10 किसान का 1000 किलो हो जाएगा। 1000 किलो आपको मंडी में बेचने में थोड़ा वॉल्यूम होगा, कोई ट्रेडर होलसेलर खरीद लेगा। ऐसे 100 किलो तो आपका लोकल मार्केट में ही निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसी वजह से बोला जाता है कि एक क्लस्टर का आप किसान चुनिए जो लगभग सेम उत्पाद करते हो ताकि वॉल्यूम आए और बिजनेस और ट्रेड अच्छा चले। शुरुआत और एफपीओ का फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन तो आप 10, 15, 20 किसान से भी कर सकते हैं। तब आप लैंड मत देखिए कि लैंड साइज इनके पास तो सिर्फ 20 ही हेक्टेयर निकला। लैंड तो धीमे धीमे किसान बढ़ेगा तो लैंड का एरिया बढ़ेगा और आने वाले समय में हाँ आप ग्रांट और लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और क्या पता तब तक रिक्वायरमेंट भी बदल जाए। ऐसे कुछ बैंक 500 मांग रहे हैं, कुछ बैंक है वो 100 में ही दे रहे हैं। तो हर बैंक की रिक्वायरमेंट भी अलग है। तो ऐसा नहीं है, ये तो मैंने सबसे टफ वाला लिखा हुआ था, लेकिन ऐसे बैंक्स भी हैं जो कहते हैं कि हम लोग 100 मेंबर्स में भी लोन ले लेंगे। मैं एक बार चेक करती हूँ, मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा 100 फार्मर मेंबर्स में भी लोन देने को तैयार है। लेकिन फॉर्मेशन में आपको कोई नहीं रोक रहा अगर आप 10 या 15 या 20 से भी फॉर्म कर रहे हैं। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, एक अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐड कर देती हूँ अधिकारी जी। हम लोगों ने आई वॉज वर्किंग विद टाटा ट्रस्ट, तो हम लोगों के पास एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें हमने इस तरह से ग्रुप्स बनाने थे। तो मैंने 15-15 फार्मर्स के 3-4 ग्रुप्स बनाए थे और पहले साल में हमने इस तरीके से नहीं किया था कि आप अपना सारा का सारा माल हमें दे दीजिए, हम आपका पता नहीं कहाँ पर कौन से मार्केट में दे देंगे। हमने सेफ साइड पे उनसे थोड़ा थोड़ा दाल का था वो, हमने थोड़ी थोड़ी दाल उनसे बोला कि आप इधर लेके आइए, हम इसको निकाल के देखते हैं मार्केट में। तो हमारे पास सिर्फ 3 या 4 क्विंटल दाल जो थी वो इकट्ठी हुई थी 15 लोगों से, और वो दाल हमने लोकल मार्केट में निकाल दी थी। इससे क्या होता है कि जो आपके ग्रुप के मेंबर्स अभी बने हैं उनका कॉन्फिडेंस बनेगा, तो नए लोग उसमें आके मिलेंगे। उस टाइम मार्केट में दाल का प्राइस 33 रुपए था, 3300 रुपीज पर क्विंटल जो होलसेल प्राइस था। हमने वो 46 रुपए पे बेची, हमारे पास 12 रुपए का मार्जिन बन गया था। अपने खर्चे निकाल के भी हमारे पास काफी मार्जिन बच गया था। उसके बाद हालांकि मैंने वो जॉब छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ तो उस साल उन्होंने 70 क्विंटल दाल जो थी वो मार्केट में निकाली थी। तो यू कैन सी ये बिल्डिंग प्रोसेस है। आप एकदम से कहेंगे मेरे पास 100 फार्मर 200 फार्मर हो जाएगा और मैं लोन ले लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप 10 से 15 से शुरू कीजिए, खुद से छोटा सा काम शुरू कीजिए, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, देन यू कैन गो फॉर द लोन्स एंड ग्रांट्स। No, that is fine. So my question is not on loans and other things, right? So that is the कि आपको पैसे की जरूरत है क्या? तो जो स्टेट से जो प्रोटेक्शन आपको मिलता है, as you said, it has to be a legal, entity. So if it is, say जो 10 members की FPC है, which could be a reality, for a possibility for a state like Uttarakhand. So उसके क्या benefits हैं? Does state provide some benefits to those kind of FPCs also who has 10 members or 15 members or 20 members, because that is achievable, not 100 or 300 members ना? No sir, तो यही क्लैरिटी है सर, मतलब कि आप लीगली सेटअप कर सकते हो, लेकिन स्टेट के जो रेगुलेशंस हैं, जो
थ्रू लोन डॉक्यूमेंट से होते हैं, जो थ्रू ग्रांट की स्कीम होते हैं, वहां पर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक हम वो सर्टेन क्राइटेरियाज मीट नहीं करेंगे। तो वो क्लियर है। So that means what, if I understood it correctly, what you are telling is कि अगर आप minimum eligibility criteria meet नहीं करते हैं तो स्टेट आपको कुछ बेनिफिट नहीं दे सकता है। Is that what is? जी बिल्कुल। Okay. बिल्कुल। तो फिर 10 मेंबर्स की जो आप एफपीसी की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या what is the benefit that they will have from state or from policy? देखिए ये स्केलेबिलिटी की बात मैं समझ गया। स्केलेबिलिटी तो एक से बला दो से बला 4 और एक से एक और एक मिलकर 11, वो तो ठीक है, right? That could happen without your FPC also. Okay. May I come in? Yes, yes. I'll tell you the benefits, sir. Sir, अगर आप देखें जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जहाँ पर आप लोग लोन ले रहे हैं, SFAC वहाँ 500 मेंबर बोलती है, लेकिन जहाँ वो ग्रांट दे रही है वो 50 किसान में भी ग्रांट देने को तैयार है। दूसरी चीज ये कि ये जो मैंने आपको दिखाया था कि 500 किसान में लोन मिल रहा है, ये एक बैंक का है, लेकिन अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट में चेक करेंगे तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैज नथिंग टू डू विद मेंबरशिप। उन्होंने कहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 3 महीने का ऑपरेशन हो सिंस रजिस्ट्रेशन। हमको उसका ऑपरेशंस देखना है कि इट इज ऑपरेशनल, डिफंक्ट ना हो कि प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे किसी ने लोन ले लिया और अब चुकता नहीं कर पा रहा है। तो 50 मेंबर में भी ग्रांट मिल रहा है और मतलब कोई मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब स्पेसिफिक नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें भी लोन मिल रहा है। तो हम सिर्फ उन नंबर्स को नहीं देखें कि ठीक है ये बैंक 500 किसान में लोन देगा। एक बैंक है जिसने किसान का नंबर पूछा ही नहीं है। हाँ, तो बैंक का डिस्कशन हो गया ना मैम। लोन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वरी अबाउट मेंबरशिप। आप डोंट वरी अबाउट नंबर ऑफ मेंबर्स। इवन विद 50 मेंबर्स SFAC कैन गिव यू इक्विटी मैचिंग ग्रांट। लेकिन कम मेंबर्स है तो कम ग्रांट मिलेगा, सिंपल है। 2000 पर मेंबर के हिसाब से मिलता है। आपके 50 मेंबर्स है तो आप लगा लीजिए 2000 के हिसाब से आपको 10,000 के करीब मिलेगा। आपके ज्यादा मेंबर। हाँ, ये प्रश्न डेफिनेटली वर्थ एक्सप्लोरिंग फॉर फर्दर है कि ये लिमिटेशंस क्या हैं अगर नंबर स्मॉल होंगे एंड वेयर इज द फाइनेंस कमिंग फ्रॉम। सो आपकी बात बिल्कुल सही है, बट सॉरी देयर आर अदर पीपल आल्सो वेटिंग। डॉक्टर मैथानी जी काफी समय से वेट कर रहे हैं, प्लीज सर। मैथानी जी जो है ना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, देहरादून में हैं आप। हेलो, मैं जरा लेट से ज्वाइन किया हूँ, आई वाज बिजी समवेयर, उसके लिए माफ कीजिए। मैं सुन रहा था तो इसमें 2 चीजें मैंने सुनी। एक तो ये है कि जो FPO है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर होता है, और FC जो है FPC जो है वो दैट कंपनीज एक्ट में 581 कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है। इज दैट करेक्ट? हाँ जी, यस। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में जो रजिस्टर हो रही हैं तो चूंकि कोऑपरेटिव्स आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें फिर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जैसा कोऑपरेटिव में बहुत टाइट कंट्रोल है। कंट्रोल, हाँ, तो उसमें कहीं इंटरफेरेंस कितना होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स इन उत्तराखंड। एक इस सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट है 2003 का, और दूसरा कोऑपरेटिव एक्ट 2003 गवर्नमेंट का। तो अगर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट में है तो वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और अगर कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो देन रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स और सारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लोग, सब लोग, उनका इंटरफेरेंस उसमें आ जाता है। तो हाउ विल दैट इम्पैक्ट ऑन द FPC और FPO? मैथानी, इस वाली चीज ना एक बार हमें कोऑपरेटिव ऑफिस में जाके पता करना पड़ेगा। पर जो FPO बनाए गए थे तो उसमें ये था कि जो कोऑपरेटिव का जो बड़ा स्टिग्नेंट मॉडल है उसमें से कुछ छूट देके FPO का मॉडल बनाया गया था कि वो कोऑपरेटिव की तरह ना हो करके थोड़ा सा उसको ऑटोनॉमी दी गई थी। पर वो एग्जैक्टली क्या है, हमें किसी एक्सपर्ट को बुला करके इस बारे में बात करनी होगी। नहीं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 2 कोऑपरेटिव एक्ट्स हैं। एक सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट है, वो भी 2003 का है, और दूसरा जो नॉर्मल कोऑपरेटिव एक्ट है स्टेटमेंट का, वो भी 2003 है। तो FPO जो है 5 फार्मर्स मिलकर के कोऑपरेटिव एक्ट में भी FPO बना सकते हैं, ओनली 5 फार्मर्स, जो उसमें एक्ट में कहा गया है।
और सेल्फ रिलायंट एक्ट कोऑपरेटिव एक्ट में तो कितने नंबर मिला करके कोऑपरेटिव वो एफपीओ बना सकते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है और शायद गवर्नमेंट उसमें कोई एड वगैरह किसी तरह का वो नहीं देती है। They are totally, they are, as the name is self reliant cooperatives या एफपीओs। तो उसमें गवर्नमेंट ना तो ग्रांट देती है, उस इंटरफेयर करती है। तो मैं ये कह रहा था कि एफपीओ अगर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट में है तो फिर गवर्नमेंट से कोई एड वगैरह का तो मुझे लगता है स्कोप नहीं है फिर उसमें। अगर कोऑपरेटिव एक्ट में है तो तब फिर हमको हाँ गवर्नमेंट से मैचिंग ग्रांट मिलेगी या क्या मिलेगा, कुछ भी होगा, और दैट इज अनदर थिंग, बट देन देयर विल बी इंटरफेरेंस ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। इस चीज को थोड़ा अगर क्लियर कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। निर्मा, इसका आपके पास रिस्पांस है या वी शुड गेट बैक, हमें इसके बारे में दोबारा आ सकते हैं? वी कैन गेट बैक, लेकिन एक क्लैरिटी तो ये है कि अगर आप कोऑपरेटिव फॉर्म करेंगे तो रजिस्ट्रार का इंटरफेरेंस बहुत होता है। किस हद तक होता है वी आर येट टू फाइंड आउट, बिकॉज ये हमको तभी पता चलेगा अगर कोई एफपीसी शेयर करेगा हमसे कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, पेपर में जहां तक है तो रजिस्ट्रार ने लिख रखा है कि यस वी विल, मतलब रजिस्ट्रार खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बी इट फंड्स, बी इट मैनेजमेंट, बी इट अदर इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। लेकिन हमारी तरफ से वी विल कीप आस्किंग यू, वी विल कीप डायरेक्टिंग यू। हम लोग बोलते रहेंगे ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करना है, ये पेपर कहाँ है, ये पैसा कहाँ से आया। तो कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि डिपार्टमेंटल, रजिस्ट्रार, इन सब का इंटरफेरेंस रहता है। लेकिन किस हद तक रहता है सर, किसी एफपीसी से ही पूछना होगा कि उनको कितना परेशान करा या फिर कितना सपोर्ट करा। That is under Cooperative Act, but there is something called Self-Reliant Cooperative Act. सर इसका पता करना होगा। सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन इज समथिंग वी रियली नीड टू फाइंड आउट कि इस टाइप के भी रजिस्ट्रेशन होते हैं कि नहीं, सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव। मैथनी इसके बारे में पता करके ना उत्तराखंड में स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में पिछले साल देख रहा था, तो ये एफपीओ बनाने का जो प्राइम मिनिस्टर का टारगेट था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्ट्रार ऑफिस को दी गई थी, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को। पर ये जो आपका प्रश्न है बहुत वाजिब प्रश्न है और हमें इसके लिए कोई रजिस्ट्रार ऑफिस से ना किसी को इस संवाद में ला सकते हैं अगली बार। हाँ, जो हमारा अनुभव है, जो हमने स्टडी की है, उसमें ये है कि गवर्नमेंट जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, दे आर कूल टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स। In fact, they create hurdles in the functioning of self-reliant cooperative because उनमें उनका इंटरफेरेंस नहीं है, they are absolutely on their own। पर ये हम जानना चाह रहे थे कि अगर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट में एफपीओज फॉर्म होते हैं तो क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ मिल सकता है उसमें या नहीं? मिलना चाहिए, अगर आप एलिजिबल हो तो मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें एफपीओ की जो एक बार आप एफपीओ बन गया ना तो फिर उसमें कहीं ये नहीं आता। पर इसके बारे में पूछ के बता सकते हैं आपको। आपने फाइनली एफपीओ बनाया, कोऑपरेटिव बनाया, या अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ही चल रहा है? आपका जो काम है मैथनी, वो कैसे चल रहा है अभी? नहीं, हमारा तो अभी एफपीओ ही चल रहा है, दैट इज अंडर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट, जिसमें टोटली इंडिफरेंस है गवर्नमेंट का। They do not even look at it. Yeah. सुधीर जी, मुझे एक क्वेश्चन है सुधीर जी आपसे। ये जो आपका सेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम उत्तराखंड, तो मैं उत्तराखंड स्पेसिफिक एक्ट्स के बारे में इतना नहीं जानती। आप कहाँ से हैं अनुपमा जी? मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, पंजाब से, ठीक। तो सुधीर जी, सुधीर जी इसमें एक चीज हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये जो इनका सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट, क्योंकि इन्होंने कहा 2003 में बना है, तो क्या ये एफपीसी बनाने के लिए तो नहीं बनाया गया था? क्योंकि एफपीसी ही ऐसा एफपीओ है जो सेल्फ रिलायंसी की तरफ जाता है रादर देन कोऑपरेटिव। तो ये एफपीसीज बनाने के लिए हो सकता है। और अगर हम 2019 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों एफपीओ और एफपीसी दोनों को इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट दे दिया है। वो एसएफएसी की साइट पे भी पड़ा है कि बोथ आर इक्विवेलेंट, और जो बेनिफिट्स वो कोऑपरेटिव्स को दे रहे हैं वही बेनिफिट्स वो इन सेल्फ रिलायंट एफपीसीज को भी देंगे। So I don't know whether Uttarakhand government has taken up this or not,
बट यस इन पेपर्स उन लोगों ने इनको बराबरी का दर्जा दे दिया है कि ये दोनों अब एक जैसी। I want to make sure that we address और प्रश्न भी, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि द आइडिया कि गवर्नमेंट सपोर्ट मिले और इंटरफेरेंस ना हो तो मैंने किसी सेक्टर में नहीं देखा है। सो मतलब ये दोनों में चॉइस करनी पड़ेगी। ये आइडियल सिचुएशन को अगर हम छोड़ दें कि कैसे होना चाहिए, रियलिटी ये है कि जहां पर अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट आएगा तो एंगेजमेंट भी आएगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द अधिकारी एंड योर रिलेशनशिप इन्वॉल्व, वो एंगेजमेंट पॉजिटिव नेगेटिव बदलते रहता है। तो मतलब इट इज नॉट एन आइडियल वर्ल्ड इन दिस सर्कमस्टेंस। क्या होना चाहिए वो हम सब जानते हैं क्या है वो भी, तो वो एक मतलब इट इज अ चैलेंज, राइट? सो ये तो एक मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस की बात है कि इसमें इंटरफेरेंस के साथ कुछ एडवांटेज है तो उसको लेना चाहिए, या जी बिल्कुल। एंड उसमें हम कई कंपनीज को जानते हैं, FPCs which have been very smart. No matter the government in power, they have leveraged and manipulated and got resources. तो सीखने वाली बात है। और जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो हाथ खड़े होकर बोलते हैं हम इधर जाएंगे ही नहीं। तो वो वेरी ट्रांसपेरेंटली अगर मैं बोलूं तो इस कुछ लोग हैव बीन सक्सेसफुल एंड उनसे सीखा जा सकता है कि कैसे करा जाए। But I want to there are some other questions also, sir. तो कालिका जी आपने पहले हाथ रेस करा था, गौरव एंड देन सचिन अवस्थी जी एंड देन डॉक्टर जुयाल, प्लीज इन दैट ऑर्डर। कालिका जी, you can unmute yourself. Okay, गौरव दीक्षित जी आपने हाथ रेस करा था, if you want you can unmute yourself. Yes, I have unmuted. Yeah. Hello. Okay. Yes. Kalika ji. Yeah. Yes, Kalika. Sorry, I missed out the initial part. So if you can share some information, a PPT or whatever, something which I can go through, that will help me. Yes, the PPT will be shared. The video, we are using Zoom this time, unlike the last webinars. So वो video YouTube में होगा, and there will be a Google file also shared with all the documents mentioned. एक link भी आप अगर देखेंगे, I reposted again, a Google form का एक link है for people who want to be part of the FPC conversation and who want to set it up in Uttarakhand. तो एक initial जो conversation चल रहा है, मैं अभी ग्रुप में सबके लिए फिर से डाल देता हूँ। प्लीज डाल दीजिए लिंक और अपने कॉन्टैक्ट्स डाल दीजिए, so that in case we start doing work, so we can contact you and seek your support. जी बिल्कुल। there is also a FPC specific WhatsApp group that Sudhir ji is leading, so you should definitely join that. मैं लिंक भेज दीजिए, ईमेल में भेज दूंगा सबको जी। I have everybody's registration. Gaurav ji, you can unmute yourself. Thank you. Am I audible? Yes. Thank you sir for this opportunity. मैं एक्चुअली हेम्प के ऊपर काम कर रहा हूँ पिछले 4 साल से उत्तराखंड में। तो इसमें अभी जैसे FPC वाला कॉन्सेप्ट है काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें लेकिन 2 प्रकार से अभी फार्मर्स काम कर रहे हैं। एक वो फार्मर है जो ट्रेडिशनली हेम्प को कल्टीवेशन करते थे बिना लाइसेंस के, एंड एक फार्मर्स जो हैं जो अभी लाइसेंस लेके इसकी कल्टीवेशन करना चाहते हैं। टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी जो जिन्होंने लाइसेंस लिया है उसकी वगैरह के इश्यूज की वजह से वो अभी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं पिछले 4 साल में। तो जैसे अगर हम FPC बनाने का सोचते हैं तो इसमें 2 ऑप्शंस हमारे सामने दिखाई देते हैं। एक तो या तो हम फार्मर्स को पनिश करें जो ट्रेडिशनली हेम्प को कल्टीवेट करना जानते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है, और उनको कनेक्ट करते हुए हम FPC बनाएं और धीरे धीरे उनको हम लाइसेंस दिलवाएं और फीस वगैरह प्रोवाइड करवाएं और इस माध्यम से काम करें। और सेकेंड अप्रोच बनती है कि हम एकदम फ्रेश फार्मर्स को चुने कभी हेम्प को उगाया नहीं और उनके साथ मिलकर काम करें। तो इसमें डेफिनेटली फर्स्ट अप्रोच में एक हल्का सा बेनिफिट रहता है कि फार्मर ऑलरेडी जानता है। गौरव जी, आई एम वेरी सॉरी टू स्टॉप यू, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं समझ गया कि आप हेम्प के काम कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द मॉडल। वुड यू लाइक टू राइट योर क्वेश्चन? आप टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे तो हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाएंगे शायद से। बिल्कुल सर। हाँ, आपके नहीं, बहुत गार्बल्ड आवाज आ रही है, तो मैं समझ पा रहा हूँ हल्का हल्का, लेकिन मतलब आपका प्रश्न पूरा तरीके से नहीं आ रहा है। आप एक बार लिख के डालिए, वी रिस्पॉन्ड। अभी आवाज आ रही है कैसे? हाँ, दैट इज मच बेटर। बोलिए। एक्चुअली ईयरबड्स मैंने हटा दिए अभी। ठीक है, बोलिए। हाँ, तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हम
दोनों अप्रोच देखें, एक तो ट्रेडिशनल फार्मर को लाइसेंस दिलवा के एफपीसी बनाने की, और एक अप्रोच देखते हैं न्यू फार्मर्स के साथ। तो पुराने फार्मर्स के साथ डेफिनेटली बेनिफिट होता है, लेकिन उसमें एक रिस्क मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं आप लोगों के अनुभव के आधार पे समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे। तो जो पुराने फार्मर्स हैं एक्चुअली उनमें से कुछ उसके इलीगल ट्रेड में भी इन्वॉल्व रहते हैं, या वो इन्वॉल्व नहीं रहते डायरेक्टली, तो कुछ मिडिल मैन रहते हैं जो कि उनसे वो फ्लावर्स वगैरह परचेस करके इलीगल काम कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरफ हम एफपीसी बनाएंगे ट्रेडिशनल फार्मर के साथ, तो क्या लीगैलिटीज इश्यूज को हम मतलब क्या ये दिक्कत करेंगे, या फिर हम इसको कर सकते हैं? ये थोड़ा सा आपसे गाइडेंस चाहिए था। ओके, तो गौरव, कोई भी इस तरह का अगर आप काम करते हैं ना, क्या एफपीसी बना रहे हैं, एफपीओ बना रहे हैं, या कोई अलग तरह की इनिशिएटिव्स रन कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि 10 किसानों में से 1 या 2 ही किसान जुड़ते हैं, चाहे वो नए किसान हो चाहे पुराने किसान हो। और बाकी सारे किसान जो है, कुछ तो उसमें 2-3 न्यूट्रल होंगे, और कुछ किसान ऐसे होंगे जो कि आपको अपोज करेंगे। तो आपको केवल अपनी एनर्जी हमें 1 या 2 किसानों के साथ ही लगानी है, जो कि ओपन है, जो डिस्कशंस के लिए आप आ सकते हैं। और जब वो जो किसान जो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, ऐसे 2-3 और किसान, तो ऐसे धीरे धीरे ना ये आगे बढ़ता है मूवमेंट। तो पहले दिन ये समझ लिया कि 10 में से 10 आएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता। तो केवल आपको, अगर आपके एक गांव में मान लीजिए 50 किसान है, उसमें से अगर 2 या 3 किसान भी अगर इसके साथ जुड़ गए, तो आपकी बहुत बड़ी विन है। क्योंकि ये इस सेक्शन पे ना लोगों को कन्विंस करना, उनका कॉन्फिडेंस विन करना बड़ा। तो इनका थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर है सुधीर जी। ये हेम्प के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड कुछ किसान आर स्टिल यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द वेल फॉर मेकिंग अदर गुड्स जो हेम्प में इन्वॉल्व हैं। तो इनका प्रश्न है कि उनके साथ काम करें कि नए लोगों के साथ ही बात करें। गौरव जी, ये कॉन्वर्जेशन थोड़ा ज्यादा गहरा वाला है। आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको निर्मा जी और अनुपम जी से डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा, एंड सुधीर जी, वी कैन हैव अ ग्रुप कॉल ऑन दिस वन। जस्ट ड्रॉप योर नंबर इन द व्हाट्सएप मैसेज इन हमारे दिस साथ एक चैट। सचिन अवस्थी भी है, और कई सारे हमारा हेम्प का ग्रुप भी है सेपरेट। गौरव, शायद आप उसमें हो? नहीं सर, मैं नहीं हूँ उसमें। आप तो उसमें अपना नंबर सचिन ड्रॉप कर अवस्थी ने दीजिए काफी काम किया हुआ है, तो मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा जी। तो उसमें काफी काम हो रहा है। और मतलब इन्होंने, जो सचिन अवस्थी जी है, इन्होंने काफी फॉलो अप करके इसको जो है FSSAI से इसका बारकोड भी अवेलेबल करवा लिया है। प्लीज अनम्यूट, आपने भी हाथ रेस करा था। गौरव जी, अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप दिख गए मेरे को, हम ये गाड़ी खड़ी है ना यूपी चौक। हेलो। हाँ जी सचिन जी। जी, आवाज आ रही है? क्लियर है? जी आ रही है, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था सर कि एक्चुअली गौरव जी के प्रश्न का उत्तर है मेरे पास, मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा। एक्चुअली किसी भी तरह की इलीगल ट्रेड अगर कोई कर रहा है और वो इन्वॉल्व होता है, और वो उस एफपीओ में या उस संस्था में या वो उस कंपनी में या किसी भी ट्रस्ट में वो जुड़ा हुआ है, तो वो तो बदनाम होता ही है। इलीगल ट्रेड जो लोग कर रहे हैं उनसे बच के रहें तो ज्यादा बेहतर है। ये मेरा एक सुझाव है। सेकंड थिंग, मेरा जो क्वेश्चन है सर, वही क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक्चुअली मैं उत्तराखंड का निवासी नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। गौरव जी भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, पर उनकी ससुराल है यहाँ। तो हमारे पास यहाँ लैंड खरीदने की एलिजिबिलिटी भी नहीं है, और हम बहुत सारी लैंड ले भी नहीं सकते हैं। तो हम लीज पे लेके काम कर रहे हैं। तो क्या लीज पे लेके जो किसान कर रहा है वो एफपीओ में आ सकता है? अनुपम, निर्मा जी। इसका उत्तर शायद हाँ है सचिन जी। और दूसरा, अगर 200 आपके मीटर पास आगे बस। में जमीन है और आप एफपीसी में अगर मेंबर बनते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। हाँ बोलिए जी, आवाज आ रही सर? जी। सर, मेरा ये कहना है कि अगर वो रह सकते हैं तो फिर किया जा सकता है, बहुत सारा काम किया जा सकता है। एक चीज मैं और ग्रुप में डाल रहा हूँ, ये प्रदेश के हित के लिए सोच रहा था। अब मालूम नहीं यहाँ पे एफपीओ के लिए हम बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे। हमारे पास एक लाइसेंस है नैनीताल में वाइल्ड हेम्प कलेक्शन का। उस काम को हम
कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से करना चाहती हूँ। हर ब्लॉक में या हर एरिया में, एरिया वाइज 25 लोगों की हम कोऑपरेटिव बनाएंगे और उसमें महिलाओं को रख के काम करना चाह रहे हैं। महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप रहे, उसको क्या हम एफपीओ में कर सकते हैं, उनको हम लाइसेंस दिला दें या जो वो काम कर रहे हैं हमारे साथ उसमें ऐड कर लें। एक्चुअली एफपीओ में जो पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम है उसको हम ऐड कर सकते हैं क्या, जिसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं? सचिन जी बिल्कुल कर सकते हैं। पर उसमें किसान होना जरूरी है क्या? उसमें लिखा हुआ है द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द प्राइमरी प्रोड्यूस। जरूरी नहीं है कि वो किसान ही हो, प्राइमरी प्रोड्यूस हैंडल करने वाला होना चाहिए। वो मेरा ये कहना, आर्टिसन भी हो सकते हैं। आर्टिसन तो भी हो सकता। मैं एक बात इसमें और निकली अभी। बहुत सारे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस ऐसे हैं उत्तराखंड में जिसको बहुत सारी सोसाइटीज कलेक्ट करती हैं, पर वो किसान नहीं होती हैं, वो जंगल से कलेक्ट करती। कैन दे लेकिन फार्मा उनको एफपीओ जो कलेक्ट कर रहे हैं वो आएंगे उसमें प्राइमरी प्रोसेस में आ जाएंगे ना? जी 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 जी, ठीक है। जो उनके ठीक है। कलेक्टर्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के कलेक्टर्स हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूस में इंक्लूडेड हैं, सो दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द एफपीसी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जुयाल जी प्लीज अनम्यूट करिए। Thank you very much, Aditya ji, and I congratulate Madam Bora and Anupam and all of you for initiating such a very good discussion. Very good information has been given. बहुत अच्छी information दी गई है। But मेरे 2-3 सवाल हैं जो मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ ऑलरेडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। शुरू में रहा मैं पंतनगर में, फिर HAU में, फिर PAU में। मेरा सवाल ये है कि फार्मर्स को हमने बड़े नजदीक से देखा है और ये जो फॉर्मेलिटीज हैं सारी, चाहे वो बैंक की हो, नबार्ड की हो, नबार्ड में भी रहा हूं मैं कई जगह पे, ये सब अंग्रेजी में है। उनको हम बात कर रहे हैं लैंडलेस फार्मर्स की, मार्जिनल फार्मर की, जिनके पास बहुत कम जमीन है। और उत्तराखंड की अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि 2 पार्ट में है, मैदानी भाग अलग है, उनके पास बहुत जमीनें हैं, एक तरफ हमारे पास में नहीं है। हम किसको प्रमोट करना चाह रहे हैं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में किसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? एक तो वह एक बात है, ये हमें करना चाहिए कोशिश कि इनके जितने भी फॉर्म्स हैं ये सिंपल फॉर्म हो और हिंदी में हो, जैसा कि शुरू में ही कहा गया था कि हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, उनको समझ में आए किस तरीके से हमें स्टार्टअप शुरू करने हैं, किस तरीके से हमें काम करना है आगे। और दूसरा पॉइंट ये है जो टेक्निकल सपोर्ट की बात कही गई, RI रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स कहे गए, तो ये क्या आइडेंटिफाइड हैं, कौन कौन से हैं, कौन ट्रेनिंग देगा, कौन स्किल ट्रेनिंग देगा लोगों को? क्योंकि मैंने देखा है कि मैं प्रगतिशील किसान संगठन है एक यहाँ पे, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ उनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं हर 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 तरीके से, गवर्नमेंट के साथ भी और बैंकों के साथ भी काफी तरह की दिक्कतें हैं। ये दिक्कतें कैसे होंगी पंजाब के मुकाबले में? क्योंकि मैं पंजाब में रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ ज्यादा ज्यादा नजदीक है सरकार, किसानों के ज्यादा नजदीक है और उनके भले के लिए बहुत कुछ करती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं बात करूं डेयरी की, डेयरी प्रोसेसिंग की बात करें या आप सीड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें ऐसा कहीं कोई हमारे पास में डेयरी के लिए कोई न तो कॉलेज है, न कोई ऐसा डिप्लोमा ट्रेनिंग सेंटर है, न पॉलिटेक्निक है। ये चीजें बड़ी पॉइंट आउट करने वाली हैं कि गवर्नमेंट शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि कैसे इसको हम बढ़ावा दें। और डेयरी के किसान को खास तौर से जब वो उस पे आता है तो उसके लिए लोग नहीं है, स्किल्ड लोग नहीं होंगे तो काम आपको मालूम है भी किस तरीके से होगा। तो एफपीओ बनाने के लिए हमारे पास में फार्मर्स तो हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस इतनी है कि वो आदमी उसको लीड कौन करेगा।
वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके हिसाब से जो फॉर्म्स हैं उसी में ही रह जाता है और वो आगे बड़ी मुश्किल से, बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। अब इस मामले में हमें क्या करना चाहिए एज ए सेंसिटिव सिटीजन ऑफ उत्तराखंड, देखने के लिए कि क्या करना चाहिए, इसमें आपके क्या ओपिनियन हो सकते हैं, क्या विचार हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। वेरी वेरी बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं सर, ये एक क्वेश्चन नहीं है। अनुपम, योर थॉट्स पहले। में देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पंजाब और उत्तराखंड में बहुत फर्क है। पंजाब में जो मेरा एक्सपीरियंस या जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, पंजाब में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बाकी खास करके ईस्टर्न स्टेट्स के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा डेमोक्रेटाइज्ड है। एंड फार्मर्स जो हमारे पास एवरेज लैंड होल्डिंग भी है, हम लोग ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स में आते हैं। और अब आप फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली कहिए, उनकी लॉबिंग इस कंट्री में आज की डेट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। एंड वो अपना प्रेशर हमेशा बिल्ड करके रखते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के ऊपर। और इस कारण हमारा गवर्नमेंट का एक्सटेंशन सिस्टम और जो एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन, यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन सिस्टम को काम करते रहना पड़ता है, एंड दे हैव टू कीप ऑन इन्वेंटिंग। सो बट उत्तराखंड के केस में जैसे कि स्मॉल फार्मर्स हैं, आप लोगों का जो लैंडस्केप है वो काफी डिफरेंट है। आप पंजाब में देखेंगे, वहां आपको एनजीओज का इतना प्रेजेंस नहीं मिलेगा ग्राउंड पे। जो काम आपके यहाँ एनजीओज करते हैं वो हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट करती है। आपके पास नोडल एजेंसीज या जो रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स है, या आप पॉपीज की बात करें, वो पॉपीज आपके पास एनजीओज की फॉर्म में है। तो बेसिकली ये किया जा सकता है आपके यहाँ पर कि जो नोडल एजेंसीज हैं उनके पास एक डॉक्यूमेंटेशन या फिर एक पूरी की पूरा शेड्यूल बना हुआ हो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स जो है वो कॉपी या आरआई बन सकते हैं, जिनको कि आप फील्ड में फर्दर हैंड होल्डिंग के लिए भेज सकते हैं। पंजाब में हमारे पास टोटली डिफरेंट केस है, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर के कारण वो सारा काम गवर्नमेंट को खुद को करना पड़ता है। और हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो थोड़े ज्यादा प्रोएक्टिव हैं बाकी इंडिया के मुकाबले में। तो आपके यहाँ पर बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट अगर रिसोर्सेज नहीं दे सकती, बट एटलीस्ट दे कैन शेड्यूल, मेक अ शेड्यूल, दे कैन कलेक्टिवाइज द रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज फिर वो पब्लिक में रिलीज कर सकते हैं, ताकि फार्मर्स के पास वो इंफॉर्मेशन रहे कि हम किस रिसोर्स के पास जा सकते हैं। आपके वहां पर काफी एनजीओ काम करते हैं, स्पेशली जैसे आपके पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के जो CSR लेग्स हैं वो भी आपके पास काफी है वहां पर, जैसे टाटाज के हैं, इवन रिलायंस के होंगे। तो ये सारे के सारे जो लेग्स हैं, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो उत्तराखंड पे काम करता है। तो इट इज बेसिकली अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स। तो वो सॉफ्ट स्किल्स में जो फार्मर्स का सोशल कैपिटल क्या है और उनके नेटवर्क्स किन किन के साथ हैं, और वो फर्दर नेटवर्क्स फील्ड में जुड़े हुए हैं या नहीं, ये चीज बहुत मैटर करती है, जो कि पंजाब में हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग है। सुधीर जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? और पंजाब जो है एग्रीकल्चर के मामले में उनका जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे ही थी, और लैंड होल्डिंग बड़ी थी, बड़े बड़े फार्मर्स भी थे, और उन्होंने मशीनरी, मैकेनाइजेशन, काफी सारी चीजें यूज करी। और MP और पंजाब जो दो हैं वो उनकी जो मतलब जो उत्तराखंड की चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है पंजाब से, और शायद गवर्नमेंट को यहाँ पे काफी कुछ करने की जरूरत है। और जैसे अनुपम जी ने कहा कि NGOs काम करते हैं, तो पर ये एक हमारे लिए भी, जो अगर हम FPC बनाने की बात कर रहे हैं तो उसका भी एक इनिशिएटिव हो सकता है जहाँ पे कि इस तरह की अवेयरनेस हो, डॉक्यूमेंट्स को बनाया जाए, उस तरह के कार्य किए जाए। तो आपके सजेशंस बहुत वैलिड है और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि कुछ आगे काम करें। ठीक, थैंक यू वेरी मच। आदित्य, can I add? जी प्लीज, कौन बोल रहे हैं? मैं
Prahlad Adhikari, we are already जी on top of बोलिए hour. I think 10 minutes already ज़्यादा हो गया, but I want to add couple of points because जो जुयाल जी ने जो बात की है, हमारी नीति आयोग के साथ मीटिंग थी तो उसमें हमने बात उठाई कि भाई पॉलिसीज आप बनाते हो बट जिसके लिए पॉलिसी बनती है वो उसमें कहीं पे होता नहीं है एक्चुअली जिसके लिए पॉलिसी बनती है उसका ना उसमें कुछ भूमिका रहती है ना उससे कुछ पूछा जाता है then because you have taken this initiative so it will be wonderful if we can एक ऐसा पूछें लोगों से कि हमको क्या चाहिए एक्चुअली सो मैं फॉर एग्जांपल आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन टी चाय के ऊपर उत्तराखंड में विनोद अभी पहले ज्वाइन किया था अभी उसने छोड़ दिया शायद इज ड्रॉप्ड ऑफ so we said why cannot tea we focus on tea right if we used to have tea in Uttarakhand now it's not there so it's a huge market $232 billion globally we are second largest उत्तराखंड में 10,000 हेक्टेयर्स में चाय थी आज कहीं पे भी नहीं है we are as part of others we are not on tea map of India so what can we do so then they've asked me to create a strategy paper on tea and we are talking to universities we are talking to research institutions we are talking to other people also तो हमने बोला कि चाय अब करना है तो कैसे कर सकते हैं so that similarly that it could be with other things also right for example हल्दी है या ये है तो उस तरह का because you have taken this initiative can we sort of get some inputs कि हमको क्या चाहिए and then we talk to government people कि भाई हमारे लिए कुछ amendment हो सकता है क्या इसमें if it is not useful then we work on a business case and we talk to other people because you know it's market driven thing right हम क्यों करना चाहते हैं सब चीजें ताकि लोगों को फायदा हो उससे Definitely, sir. I think there is an opportunity. I mean, it's worth looking at कि policy change कैसे होता है and वो advocacy कैसे होती है. Oftentimes we have found कि पहले market आगे जाती है and then government looks at it and sees there is an opportunity and the policy follows. So both way scenario है. It depends, you know, what is the scale we are talking with. अगर हम उत्तराखंड के हिल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं, the scale is quite small for policy change. I suspect. So then that policy should be. I mean, if I'm talking about Uttarakhand, then it should be a policy for me, right? Otherwise, I will try to fit into something which doesn't, you know, apply. Then it will be waste of time for all of us, right? Correct. So I think ये एक question है. There is an organization that supports and incubates FACs. And Anish एक हैं जो प्रधान के managing committee member रह चुके हैं. He is a member of that organization. I know him well, and I want to bring someone like him over because he is very well connected to policy world to understand कि कहाँ पर ये voice raise करी जाए, you know, precisely because you know we have to find the right audience for this question to help us understand because जैसे कि मैंने कहा कि अगर scale छोटा है you know Uttarakhand के hill districts हमारे लिए important है but unfortunately for if you look at the larger spectrum of policy change it's a very small region for them so अगर scale छोटा है policy change becomes harder that's the reality of it so we have to find the right audience for these questions and to help us understand how we can bring that change about you know so but you bring up a very important point कि ये किसी तरीके से ये हमें अपने आप में सोचना कि हमें क्या चाहिए और हम कैसे इसमें बदलाव ला सकते हैं I think कुछ और हाथ भी रेस से we are way over time we are not running out of time तो गंधर्व जी प्रदीप जी भूपेन चौधरी and that's I think we'll have to close after that and thank you for everybody's patience जो अभी तक हैं गंधर्व जी आप अनम्यूट कर सकते हैं हाँ बोलिए जी बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कुछ जो टॉपिक्स डिस्कस हुए उनके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरी हैं जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट पे लीज पे जो लैंड लेके उस पर हैम्प या फिर दूसरे तरह की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को करने की बात हो रही तो वी हैव हैड नॉट सो गुड एक्सपीरियंस विद द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अबाउट 8-9 years ago क्योंकि कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इट इज मोर ऑफ the mutual trust and as far as the farmers और जो भी entrepreneurs हैं वो कैसे एक दूसरे के हितों को साथ में लेके काम कर पा रहे the moment there is a conflict there is no legal binding that you could go to sort of a relief तो उस परिप्रेक्ष्य में
FPO जैसे कह रही थी अभी मैडम कि FPO में आप कर सकते हैं विद द लीज फार्मर्स के साथ भी लीज लेके उनको भी मतलब दे कुड आल्सो बिकम मेंबर्स ऑफ दिस। इसमें थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी चाहिए होगी बिकॉज हैविंग कमिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दिस वाज वन। तो अगर अभी या लेटर ऑन गंधम, इसके ऊपर जो है ना, कि डॉक्टर मैथानी जी ने देहरादून से 100 किलोमीटर दूर के गांव में एक अपने पुराने गांव पे काम किया है, जिसका कॉन्सेप्ट है एक गांव एक जोत करके। तो उसका एक डॉक्यूमेंट मैथानी ने बनाया था, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे वो हुआ, और फिर गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो एक्सेप्टेड पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया था। तो अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर होंगे तो मैं आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप मेंबर होंगे तो मैं उसमें डाल दूंगा आपको वो डॉक्यूमेंट शेयर। FPC ब्रेकआउट जो ग्रुप और वो बना इस प्रोजेक्ट को अभी सक्सेसफुली अपने गांव में रन कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एक FPO बनाया है, सारी जमीनें FPO के पास है। उसमें जितने भी उनके गांव के लोग थे, हर एक से उन्होंने, उनको शायद 1.5 या 2 साल लगे, सबसे उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया और काफी मेहनत करी। मतलब उन्होंने, आप ही समझिए कि रिटायर हो गए, शायद 70 के ऊपर है। आज भी वो महीने में 1 बार 2 बार 100 किलोमीटर ड्राइव करके जाते हैं वहाँ पे। उसके लिए उन्होंने मार्केटिंग चैनल भी क्रिएट किया। तो एक सेपरेट डिस्कशन है, पर मैं वो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप FPC ग्रुप में है? हाँ जी जी जी, मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। प्लीज, थैंक्स। सुधीर दूसरा जी, है अगर ये जो हमारा, बोलिए। मैं ये कह रहा था दूसरा हम लोगों का, लाइक आई केम टू नो अबाउट दिस डिस्कशन ओवर दैट FPC ब्रेकआउट ग्रुप ओनली, जहाँ पे हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुआ है कि एक मेगा FPC पे काम किया जाए, जिससे कि जो एग्रीगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं एंटरप्रेन्योर्स को, उस पर थोड़ा काम हो सके। वर्सेस जो भी अभी डिस्कशन हुआ है इस पूरे वेबिनार में, वो कहीं पे मतलब वो सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा। देन हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट इट? जो एग्जीक्यूशन होगा, क्वाइट सम एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस दिस स्टेट कैसे कोलैबोरेट कर पाएंगे विद इन दैट FPC मॉडल? मतलब सर्टेनली वी कैन कोलैबोरेट, कोऑर्डिनेट, बट विद इन दैट परव्यू ऑफ FPC डिस्कशन कैसे? में आज का तो जो सेशन था, ये बेसिकली एक ओवरव्यू देने का सेशन था। पर इसके ऊपर जो स्पेसिफिक जो FPC बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर एक डिस्कशन ब्रेकआउट ग्रुप में हम लोग शायद अगले इतवार को रखेंगे। ओके, इज दैट राइट आदित्य? एब्सोल्युटली। आज का डिस्कशन सब लोग एक पेज पे आए एंड ये कॉन्वर्जेशन को आगे कैसे ले जाया जाए प्रैक्टिकली, what are the next steps ahead, that's the focus. मेरी तरफ से through this platform we are basically trying to facilitate more such conversations, not only FPC but आपने और topics भी देखे हैं and आगे अलग भी होंगे, but yes, there is a desire to build a momentum FPC के conversation के ऊपर। प्रदीप जी, भूपेंद्र जी, and I would really like to close after that because हमने बहुत टाइम ले लिया है। प्रदीप जी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जितने भी वंडरफुल होस्ट हैं, इतना इस मतलब अमेजिंग आज का जो कन्वर्सेशन हुआ है। मैं एक्चुअली एक MNC में जॉब करता हूँ, और मैं जब भी वर्क फ्रॉम होम और लॉकडाउन हुआ था, तभी मैं अपने होम टाउन में आया था एक लंबे पीरियड के लिए, नहीं तो वो एक हफ्ते की छुट्टी के लिए हम लोग आ पाते थे। और फिर हमें ग्राउंड पे जो सिचुएशन है यहाँ की, वो मुझे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने का मौका मिला। और मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब जो हमारा यहाँ से पलायन हो गया है, और उसके जो उसका जो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस है कि सारा जो लैंड है वो खेत बंजर पड़े हुए हैं और कोई उनका यूज नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने थोड़ी कोशिश की उस ड्यूरेशन में कि जॉब के साथ साथ हम कुछ यहाँ पे अगर स्टार्ट कर सकें दोबारा। तो हालांकि इनिशियली हमने स्टार्ट किया। मेरा क्वेश्चन ये है, और आप लोग क्योंकि मैं सबको सुन रहा हूँ तब से, तो काफी काम आप लोग कर रहे हैं। हमारा तो बहुत इनिशियल स्टेज है अभी। तो मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे आ रहा है, वो लोगों को कन्विंस करने में आ रहा है। मतलब मुझे ये लगता है पर्सनली लोगों से मिल के और बात करके कि बहुत होपलेस है, और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। तो उनको वो एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाना और उनको वो कन्विंस करना कि अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे
क्योंकि वो हम प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं, जहाँ पे कि हमने एक ट्रेडिशनल तरीके से हट के यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स उगाए थे, और मतलब फर्स्ट टाइम हुआ था हमारे इलाके की बात करूं अगर तो हम लोग अपने लिए तो हम लोगों ने उगाया, मतलब जो हम लोग खुद के डेली यूज में कर पाए। उसके अलावा हमने कुछ मार्केट में भी बेचा, तो पोटेंशियल तो है, बट वो लोगों को कन्विंस करने में मुझे सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है। तो मतलब आप लोगों के एक्सपीरियंस से अगर आप लोग शेयर कर सकें कि इसके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं, या कोई ग्रुप या कुछ कोई ऐसा संस्था या कुछ भी है जो इसमें हमें गाइड कर सके कि किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जाए। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा प्रदीप जी, अंडर द प्रोग्राम स्टार्टअप हिमालय we host a mentoring call with entrepreneurs, and ये is a no cost opportunity to come and share your problems and get feedback from a group of advisors. So आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए अभी चैट बॉक्स में. I will share my details with you, and then we can schedule a time with a bunch of advisors who act as a sounding board. मतलब एक तरीके से कि आपकी क्या दिक्कतें हो रही हैं, कुछ आइडियाज दे सकते हैं, एंड दैट वुड बी अ बेटर प्लेस जहां पर हम आपको थोड़ा सपोर्ट कर पाए. Does that sound good? Yeah, definitely. Thank you so much. आप और नंबर एक डाल मेरा दीजिए चैट में, बोलिए. श्योर एक मेरा और था कि ये जो भी मटेरियल आपने बोला कि आप शेयर करेंगे, तो क्या वो आप ईमेल पे शेयर करेंगे या कैसे? जी, ईमेल पे एक गूगल ड्राइव मैंने बना दी है, तो काफी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज मेंशन हुए हैं आज का प्रेजेंटेशन, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ईमेल करूंगा. ठीक है. ओके, और ईमेल की डिटेल आपको जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है वहां से मिल जी जाएगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. ओके, थैंक यू सो अपना मच. फोन नंबर ड्रॉप कर दीजिए इसमें जरूर. भूपेंद्र जी. श्योर, थैंक यू. नमस्कार, सॉरी फॉर बीइंग द लास्ट पर्सन. नहीं थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट. नहीं डेफिनेटली आई थिंक आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, यू नो, फ्रॉम दिस. आई एम आल्सो अ नेटिव ऑफ उत्तराखंड, बट मैं यू नो मैं एक्चुअली एमएनसी साइड से, जैसे अभी नेगी साहब थे हमारे से पहले, तो मेरा बैकग्राउंड ऑलमोस्ट 18 इयर्स है. हम लोग की खुद की सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी कंपनी है, और हम लोग यू नो स्टार्टअप्स के साथ आहा वेंचर्स और ये फंडिंग, तो बेसिकली हम उस सिस्टम से आते हैं. एंड आई हैव बीन यू नो इन द गल्फ, बहरेन, दुबई फॉर 10 इयर्स एंड ऑल. इस फोरम में मैं क्यों यू नो सॉर्ट ऑफ एसोसिएट होना चाह रहा था आदित्य, वाज टू अंडरस्टैंड. सी, एक तो ऑन ग्राउंड व्हाट आई फील इज लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स आर हियर, और एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने ऑन ग्राउंड वो काम किया है, राइट? एफपीसी, you know, being on the ground and you know facilitation. मेरा सवाल ये था आदित्य कि how can somebody like us, right, native of Uttarakhand, wants to contribute back, और मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ? यहाँ पे है कि हमारी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है, right? So in case, and there is no monetary thing, but in case somebody wants, किन्हीं को वो चाहिए, you know, कि कहीं को किसी को सॉफ्टवेयर रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वेबसाइट रिलेटेड वैसा, you know, कि कैसे बनाए जा सकते हैं, मार्केट प्लेस कैसे हो सकती है, उसकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है. अगर कोई सक्सेसफुल एफपीसी ग्रुप है और कोई एंटरप्रेन्योर जैसे नेगी साहब थे, इफ दे, उनको कुछ यू नो इनपुट्स चाहिए, हाउ टू एंटर मिडिल ईस्ट, गल्फ में अगर एक्सपोर्ट करना है, वहां की मार्केट्स एक्सप्लोर करनी है, तो वो सर्विसेज हम प्रो बोनो ऑब्वियसली यू नो हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं. सो आई एम देयर, माय ब्रदर इज देयर, वी आर पास आउट्स ऑफ सिम्बायोसिस एंड ऑल. Plus we want to connect the NRI element, Aditya, and the whole group, right? काफी सारे लोग पहाड़ से बाहर हैं और हम उस कैटेगरी में रह चुके हैं, तो हमें पता है कई लोग हमें रीच आउट करते हैं, एनआरआई जो है उत्तराखंड से, वो जुड़ना चाह रहे हैं यू नो हमारे राज्य से और कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, बट कोई प्रॉपर फोरम नहीं है. और हम अभी पैरेलली कुछ एक बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी फोरम टाइप बना रहे हैं, सारे टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट लोग जो होते हैं उनका एक ग्रुप बना रहे हैं इन पैरेलल लाइन, वो एक अलग है. बट हम आपको यू नो हाउ कैन वी प्रोबेबली कंट्रीब्यूट आल्सो, और किसी को अगर हेल्प चाहिए तो वी आर हियर. सो यू नो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट. वंडरफुल. So I also work in the same startup ecosystem जिसकी आपने बात करी. I'm based out of Delhi and technology based ecosystem के साथ काम करता हूँ. And startup Himalaya under Change Ventures is a social impact focus. जब मैंने realize करा कि काफी learnings है उस ecosystem में जो पहाड़ में implement कर सकते हैं,
लेकिन with a focus on job creation, क्योंकि आप और मैंने देखा होगा all the technologies being used are disrupting. They are not creating jobs. They are automating stuff. So पहाड़ के लिए we need other solutions. So my immediate answer to your thing is we would love to have someone like you as a part of a mentor pool. जैसे आपने सुना, we want to help entrepreneurs solve basic entry level problems right now, right? And also provide them eventually capital support down the line, small seed funding. So if there is a way, agar aap entrepreneurs ke kuch technical ya kuch problems solve kar sakte hain, that would be fantastic. That's just one small way of starting the process. Just drop your details down in the chat box. People can reach out to you independently, और आप और मैं बात कर सकते हैं, and I can share more about this mentor conversations that we have been having. That is really helps us understand what are the entrepreneurial challenges उत्तराखंड में और हम उनको कैसे help कर सकते हैं. Aditya, can I add 1 second only? Please. So biggest contribution that all of you guys can do who are staying outside of Uttarakhand is a lot of products are available online. If you can order them, use them, and provide feedback where they are lacking in, as compared to others. So that could be a wonderful contribution to start with, and then there'll be other things which will start from there. Bilkul, absolutely. So with that, just closure on the call कि ये अगर आप FPC के ग्रुप के मेंबर नहीं है तो already link share कर दिया है. I will also share on the WhatsApp group. There is an existing Utkarsh group, which is also an opportunity to have a longer conversation. And ये एक part of ongoing series of conversations है to support entrepreneurship development in Uttarakhand. FPC is one model, but there are other ways that we want to do this. Under Change Ventures Foundation, Startup Himalaya is one initiative through which we are facilitating these conversations. We are very grateful to IIT Kanpur's incubator and the Pirosha Godrej Foundation, through whose support has made all of this possible. आप लोग अगर रहना चाहें, मैं अभी भी हूँ, मैं one-to-one बात करने के लिए. But thank you everybody for your support. Sudhir ji, would you like to say a few words to close? Because Dr. Naveen Nainwal है हमारे साथ और आप देहरादून में based हैं. अगर डॉक्टर साहब अनम्यूट करके 2 शब्द कह सकते हो. डॉक्टर नैनवाल. ओवरऑल मेरे ख्याल से आज हमारा अच्छा डिस्कशन रहा और निर्मा जी ने और अनुपम जी ने काफी अच्छा इसको सेशन को प्रेजेंट किया और हम लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमने देखा कि लोगों के क्वेश्चंस थे और क्यूरियोसिटी थी और कुछ चीज़ों को हम बता पाए, कुछ को नहीं बता पाए और शायद प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे साथ मतलब जो लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं तो उस तरह की कुछ चैलेंजेस हैं जो कि जैसे इससे पहले हमें प्रदीप नेगी जी ने कहा था कि भाई लोगों को कैसे कन्विंस करें करके, तो उसमें एक फ्लॉरिंग ऑफ आइडियाज़ का बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है जो अधिकारी जी के साथ हमने पहले प्रेजेंट किया था और एक गुड़गांव बेस्ड प्रोफेसर है, उन्होंने गैरसैंड में जाके हर साल करते हैं और उन्होंने किस तरह से रेजिस्टेंस फेस किया था, वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो वो एक मॉडल हो सकता है. और उसी तरह जो मैथानी जी जो कार्य कर रहे हैं, मतलब नाबार्ड से बहुत सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए हैं और एक गवर्नमेंट का रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन था उससे आप डायरेक्टर पोजीशन से रिटायर हुए हैं. उसके बाद आपने पोस्ट रिटायरमेंट आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं और आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जिनका हमारे पास जवाब नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको हम इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें और इस इनिशिएटिव को अगर हम वाकई धरातल पे ला पाए तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा. तो थैंक यू आदित्य, थैंक यू डॉक्टर निर्मा, थैंक यू अनुपम और सभी पार्टिसिपेंट जो इस प्रोग्राम में आए और इसको सफल बनाने में आप सब लोगों ने मदद की, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you Sudhir ji. Thank you everybody for joining the conversation. Dr. Anupam and Dr. Nirma, very grateful for their support and leading this conversation today. मैं अभी भी online हूँ for any one-to-one conversations, but we'll close the webinar formally. इसका एक YouTube वीडियो मैं online upload कर दूंगा and I'll send you all the details by email जो documents हमने share करते हैं. Thank you.